हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल है और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये ई नोट्स जो हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है, एकदम प्रैक्टिस सेट्स के साथ भी अवेलेबल है। तो मेक श्योर इन लिंक्स पर आप क्लिक करें ताकि ये सभी जानकारी जो ई नोट्स से रिलेटेड है या ई बुक से रिलेटेड है वो सारी की सारी आपको आसानी से मिल जाए। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आपकी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 2 और इसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने है। इसे लिखा है अनीस जंग ने। स्टूडेंट्स, ये एक इंडियन राइटर रही हैं, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन हम ऐसे ही करेंगे, अनीस जंग। लेकिन बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में इनके नाम को, जो ये जो सरनेम है जंग, उसे जंग नहीं बोल पाते हैं, तो ज को य सा कहकर बुलाते हैं, तो अनीस जंग भी कहा जाता है, य ऐसा भी मतलब इस तरह से प्रोनाउंस भी किया जाता है। तो यदि आप कभी सुने कि अनीस जंग कौन है, तो वो और कोई नहीं, हमारी अनीस जंग ही है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? इनके बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1964 में हुआ था। शी वॉज बॉर्न इन रुकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद, यानी इन्होंने अपना जो बचपन है वो बिताया था हैदराबाद में। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। अब इन्होंने न्यूज़पेपर में भी एक एडिटर के तौर पे भी काम किया है और इन्होंने एक कॉलमिस्ट के रूप में भी काम किया है। इसका मतलब ये है, कॉलमिस्ट वो होते हैं स्टूडेंट्स कि न्यूज़पेपर्स में एक कॉलम दे दिया जाता है जिसके लिए स्पेशली लिखा जाता है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि कॉलम, अच्छा छोटा सा पोर्शन दिया गया है काम करने के लिए तो बस कोई छोटा मोटा काम होगा, जी नहीं। जिसे कॉलम दिया जाता है, इट मीन्स वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है वो कॉलम, और बहुत ही ख़ास लोगों को ही, ख़ास लोग मतलब जिन्हें राइटिंग स्किल्स जिनकी बहुत बेहतरीन हो, उन्हें ही ये काम दिया जाता है। इट मीन्स शी इज़ एन अमेजिंग राइटर, राइट। इन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी न्यूज़पेपर एडिटिंग और कॉलमिस्ट का काम किया है। इन्होंने कुछ बुक्स भी ऑथर की हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब इनकी एक बुक है जिसका नाम है, जिसका जो टाइटल है वो है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन चाइल्डहुड का क्या मतलब होता है? वो बचपन जो छीन लिया गया हो। तो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि जो टाइटल है वो बेसिकली उन बच्चों के बारे में है। उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस टाइटल को बनाया गया कि वो बच्चे जिनका जो बचपन है वो एकदम खो गया, या वो दीन दुनिया की मशक्क़तों के अंदर वो खो गया कहीं ना कहीं, मतलब बच्चे अपना बचपन अच्छे से जी नहीं पाए, उसको ध्यान में रखते हुए टाइटल बनाया, ये बुक बनाई। ये जो चैप्टर है इस बुक का एक एक्सर्प्ट है। अब ये एक्सर्प्ट क्या होता है? हिस्सा या अंश कह सकते हैं कि उनमें, उस बुक में से निकाला हुआ एक अंश है ये, राइट। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. Basically students, ये बुक के अंदर इन्होंने क्या बताया है अनीस जंग ने, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बचपन में ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होना पड़ जाता है, यानी ऐसी मुसीबतें आती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ उनका बहुत शोषण होता है और दुनिया या लाइफ, या ये कह सकते हैं कि समाज के जो कुरीतियाँ हैं या गरीबी जो है, ये सब उन्हें एक ऐसा लाइफ का एक ऐसा पहलू दिखाती हैं जो बचपन के लिए नहीं होता है, राइट। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण होना। तो ये उन्हीं बच्चों की ओर इशारा करती है ये बुक, और बेसिकली सिर्फ इशारा ही नहीं कहना, इशारा कहना उचित नहीं होगा, ये कहना चाहिए कि ये बुक बेसिकली ऐसे ही बच्चों के ऊपर लिखी गई है जो बचपन में ही शोषण हुए हैं, उनका शोषण हुआ है, जो शोषित हुए हैं बच्चे, जिन्हें बहुत ऐसी मुसीबतों से जूझना पड़ा है। और ये किताब कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का, इन सभी कुरीतियों की निंदा करती है। कंडेम का मतलब है निंदा करना, राइट। अब यहाँ पर ये जो बुक है स्टूडेंट्स, और स्पेशली ये जो चैप्टर है,
उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दैट वाई दिस एक्सेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक, वाई दिस बुक इज़ सो इम्पॉर्टेंट, राइट। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। जैसे कि आपने देखा कि चैप्टर का नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग। मतलब क्या है इसका, लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना, और स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, बसंत या वसंत भी कहते हैं। तो वसंत या बसंत यानी ये बसंत ऋतु होती है, एक मौसम होता है, हर जगह खुशहाली होती है जहाँ पे, ठीक है, हरा भरा एकदम, नई पत्तियाँ या कोपल जिन्हें कहते हैं, नई कलियाँ खिलती हैं, राइट। लेकिन वही बसंत खो जाना, इसका मतलब जो एक इंसान की जो एक उम्र होती है, बचपन एक बसंत ऋतु की तरह ही होता है। बचपन सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा समय होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इंसान के लिए। बचपन की हमारी जो यादें होती हैं, बचपन में हमने जो समय जिया होता है, वो हमें हमारे आखिरी समय तक याद रहता है, उसके बारे में हम हमेशा डिस्कस करते हैं। और अगर कभी नोटिस किया हो तो हमारे बारे में हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े भाई वगैरह भी, जब भाई या बहनें जब बातें करती हैं ना, तो अक्सर हमारे बचपन को लेकर ज़रूर कोई ना कोई बात होती है कि पता है बचपन में ये ऐसे करती थी, बचपन में ये ऐसे करता था, ये इस तरीके से बोलता था। यानी बचपन में जब हम तुतलाकर बोला करते थे, वो तुतलाहट भी बहुत प्यारी लगती थी सभी लोगों को। और हमें तो हमारा बचपन पसंद होता ही है, ना दीन दुनिया की कोई टेंशन होती है, बहुत प्यार से हम जो खेलना चाहते हैं खेलते हैं। सिर्फ सबसे बड़ी मुसीबत जो होती है वो ये है कि समय से अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, दैट्स इट, नहीं तो टीचर डांटेगी। सबसे बड़ा मसला यही हुआ करता था, राइट। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो हम लाइफ की और चीज़ों के अंदर उलझते चले जाते हैं। खैर, वो लाइफ की चीज़ों में उलझना अलग बात है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ बचपन की। ये बचपन इसीलिए एक बसंत ऋतु की तरह होता है कि हम बिल्कुल एकदम एक नए पौधे की तरह होते हैं यहाँ पर, जहाँ हमारा दिमाग अभी भी बन रहा होता है, हम बायोलॉजिकली डेवलप हो रहे होते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें पहली बार देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं होता, जिम्मेदारियाँ नहीं होती, चाहे घर हो परिवार हो, कि इस तरीके की जिम्मेदारियाँ नहीं होती। लेकिन क्या हो जब ऐसे ही बचपन की उम्र में, जहाँ आप इतनी कच्ची उम्र और इतनी कच्ची समझ के साथ हैं, वहाँ आपका ये बचपन आपसे छीन कर और आपको ऐसी मुसीबत भरे माहौल के अंदर धकेल दिया जाए जो आपके अनुरूप है ही नहीं। ये बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इस दुनिया के अंदर जिन्हें वो सब सुख आराम नहीं मिलता अपने बचपन में जो आपने या मैंने जिया है। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बचपन सबसे सुंदर है, वो किसी बच्चे से अगर छिन जाए तो कहीं ना कहीं उसकी पूरे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है, राइट। ये थॉट प्रोसेस मैंने आपको एक बताया है, यहाँ पर एक हल्का सा ब्रीफ दिया है ताकि आपको ये चैप्टर को और अच्छे से और बेहतर समझने में आसानी हो। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लाइन बाय लाइन इस एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। सबसे पहली स्टोरी, ये जो चैप्टर है दो स्टोरीज़ के अंदर डिवाइडेड है। पहली स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। गार्बेज क्या होता है, कचरा या कूड़ा। उसमें बताया है, उसका टाइटल है इसका कि कभी कभी मुझे कूड़े में से 1 रुपया मिलता है। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मैंने पूछा, अब ये आए कौन है ये तो जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा, लेकिन मैंने साहिब से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। ये स्टोरी की शुरुआत ही क्वेश्चन से हुई है, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या कर रहा है ये। Whom I encounter every morning scrounging. Scrounging का मतलब होता है सर्चिंग फॉर या टटोलना बेसिकली। तो यहाँ पर है कि टटोल, ये जो साहिब है वो टटोल रहा है, गोल्ड टटोल रहा है गार्बेज में से। गार्बेज टर्म्स कहाँ है, जहाँ पे कचरा फेंक दिया जाता है, राइट। तो कचरा और पड़ोस के अंदर ही जहाँ कचरा फेंक दिया जाता है वहाँ पर कचरे को इधर उधर करके, आप सोचिए कचरा कितना गंदा होता है, उसके अंदर एकदम टटोल रहे हैं कि कहीं कुछ गोल्ड मिल जाए। यहाँ पर ये समझिए कि ये गोल्ड एक्चुअली लिटरल मीनिंग नहीं है। गोल्ड मतलब कोई ऐसा नहीं सोना। आप बताइए कचरे के अंदर क्या ही सोना मिलेगा, किसके कान की बाली मिल जाएगी या किसके हाथ के कोई कंगन मिल जाएंगे सोने के।
नहीं, यहाँ गोल्ड का मतलब है कोई भी कीमती चीज़ या कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ जिससे इस साहिब की लाइफ सुधर सके, इसकी फैमिली की लाइफ सुधर सके, यानी कुछ या इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज़, मान लीजिए किसी ने अपने जूते ही फेंक दिए तो वो जूते ही मुझे मिल जाएंगे, मैं पहन लूँ या मैं अपनी फैमिली में किसी को दे दूँ, कोई टूटा फूटा पर्स ही मिल जाएगा तो वो इस्तेमाल कर लूँ, कोई भी ऐसा सामान जिसे इस्तेमाल किया जा सकते, मेरे काम आ जाए, बेसिकली उस चीज़ को ढूंढने के बारे में बात हो रही है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, मतलब साहिब ने अपना जो घर है बहुत पहले ही छोड़ दिया था। क्यों? Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. यानी amidst the green, ढाका कहाँ पर है स्टूडेंट्स? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो यानी बांग्लादेश के ढाका में ये रहता था और यहाँ पर बहुत हरियाली, एक्चुअली कहा जाता है जो एक्चुअली जो ढाका है ना, यहाँ पे बहुत हरियाली है, बहुत बड़े बड़े दूर दूर खेत काफ़ी हैं, उसके बीच में हरियाली में एकदम रहा हुआ, बीच में अमिस्ट का मतलब होता है मिड, इन द मिडल ऑफ, यानी बिल्कुल बीच में, तो खेत खलियानों के बीच में एकदम हरियाली के अंदर रहा करता था। लेकिन ये साहिब लड़का जो है, इसे अपने घर बार की कोई याद ही नहीं है, दूर दूर तक कोई याद नहीं है। डिस्टेंट मेमोरी का मतलब है दूर दूर तक कोई याद ना होना। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left looking for gold in the big city where he now lives. अब हुआ क्या था कि बहुत आंधी तूफान आ गया था, इसी वजह से उनके जो भी घर थे सब तबाह हो गए, जितना जो भी उनके पास जो था वो सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, कोई घर उनका बचा ही नहीं, और इसीलिए उन्हें ढाका को छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा, बड़े शहर में आना पड़ा। और जब वो बड़े शहर में आए तो क्यों आए बड़े शहर में? सोना ढूंढने के लिए, गोल्ड ढूंढने के लिए। ये गोल्ड क्या है? बेसिकली गोल्ड वो सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ है जो जिसकी वजह से इनका जीवन सुधर सके। कोई भी ऐसा सामान जो मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा सामान या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे साहिब का जीवन सुधर सके, साहिब के परिवार के लोगों का जीवन सुधर सके, उसकी माँ को थोड़ा आराम मिल सके, चैन की नींद वो सो सके, तो वो गोल्ड शब्द जो है ये सब दर्शाता है, राइट। तो इनका जो घर तबाह हो गया था, इसलिए मजबूर थे शहर में आने के लिए। I have nothing else to do, he mutters. क्या कहता है? मटर का मतलब है बहुत ही एक तरीके से भुनभुनाना सा है ना, मुँह में बोल लेना बेसिकली। तो इस मटर का मतलब वो होता है। तो धीमे से बोला कि मेरे पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो मैं ये कर रहा हूँ। लुकिंग अवे, कहीं और देखते हुए, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस अपना वो जो काम कर रहा है कूड़े को इधर उधर करते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. और मैंने बिना ज़्यादा सोचे समझे अचानक से कह दिया स्कूल जाओ ना, और जैसे ही बोला अचानक से एहसास हुआ कि ये खोखली एडवाइस है, खोखला मशवरा है एक। ये स्कूल कैसे जाए जहाँ दोनों समय के खाने पीने, दोनों समय की रोटी का ही जहाँ प्रबंध नहीं है, वहाँ स्कूल कैसे जाए। लाइवली का मतलब होता है स्टूडेंट स्पीकिंग और स्पोकन इन अ कॉन्फिडेंट वे। यहाँ पर कॉन्फिडेंट वे बोलने का मतलब ये है कि एकदम जो बात कह रहे हैं उस पर एकदम अरे स्कूल जाओ ना, और फिर अचानक से एहसास होता है अरे स्कूल कैसे जाए। और हॉलो का मतलब होता है खोखला, ठीक है, हॉलो। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो क्या कहता है? मना नहीं करता, कहता है मेरे आस पड़ोस में कोई भी स्कूल है ही नहीं, और जिस दिन स्कूल बनेगा उस दिन मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। यानी यहाँ पर जोक मारते हुए इसने पूछा, अब ये कौन है, क्या है, अभी हमें नहीं पता, ये आए कौन है अभी तक हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर इसने पूछा कि अगर मैंने स्कूल शुरू किया तो क्या तुम वहाँ आओगे? मतलब मजाक सा उड़ाते हुए, थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए नहीं, मजाक की टोन में कहा कि अगर मैंने स्टार्ट किया स्कूल तो क्या तुम आओगे वहाँ पर? यस ही सेज, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगा, स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत खुश होके। तो इससे ये समझ में आता है कि साहिब जो है स्कूल जाना तो चाहता है, पढ़ना चाहता है, ये तो उसका है। किसी का भी सपना तो नहीं होगा ना कि वो कचरे के अंदर से टाइम, क्योंकि कचरा बीनने वाले जो होते हैं ना वो, लेकिन उसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, लेकिन एक हिंट ही दे रही हूँ यहाँ पर अभी, ठीक है। कोई नहीं चाहेगा कि उसे किसी भी तरीके से अपना समय कचरे में स्पेंड करना पड़े, राइट। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? और कुछ दिनों बाद जो है साहिब दौड़ते दौड़ते मेरे पास वापस से आया और बहुत ही एक्साइटेडली पूछता है क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है? कब स्टार्ट करने वाले हो स्कूल?
It takes longer to build a school. I say embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. इसका मतलब है कि यहाँ पर इसने किसी तरीके से इस बात को कवर करने के लिए कह दिया कि बिल्डिंग बनने में ना बहुत समय लगता है, स्कूल की बिल्डिंग बनाना इतना आसान नहीं होता, समय लगेगा। ये उसने थोड़ा एम्बैरेस्ड होते हुए जवाब दिया, शर्मिंदा। क्यों शर्मिंदगी से कहा? क्योंकि तब तो एकदम हंसी मजाक में ऐसे जोक करते हुए बोल तो दिया, तो इसका तो प्रॉमिस एकदम एक्चुअली प्रॉमिस नहीं था, इसे तो ऐसी मजाक मजाक में एक बात कह दी, लेकिन साहिब के लिए ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई, उसके लिए ये बहुत मायने रखती थी साहिब के लिए ये बात कि स्कूल खुलेगा, मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ पढ़ूँगा, तो यानी इसके लिए बहुत मायने रखती थी। अबाउंड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स। और ब्लीक का क्या मतलब होता है? एम्प्टी। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसने तो प्रॉमिस कर दिया, एकदम मजाक मजाक में एक बात कह दी, लेकिन ये जो मजाक मजाक में कही हुई बात है ना, वो साहिब का जो ऐसा जीवन है, एकदम खोखला जीवन है जहाँ पर कुछ नहीं है, ना उसके पास पैसे हैं, ना उसकी कोई लाइफ है, कुछ भी नहीं है, ऐसे खोखले जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो यही सोचकर इसे और भी ज़्यादा शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी कि मैंने उसको ऐसी बात क्यों कही जो निभाना असंभव है, क्यों इसको एक झूठे सपने दिखाने की ओर मैंने धकेल दिया। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। उसे बहुत कुछ महीनों तक जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने क्या बताया? साहिब आलम। He does not know what it means. अब उसे पता नहीं था साहिब को कि साहिब आलम का मतलब क्या होता है। If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. इसका मतलब है कि अगर उसे पता चलता कि उसके नाम का मतलब क्या है, जो कि क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का देवता या ब्रह्मांड का भगवान, तो उसको यकीन ही नहीं आता कि मैं और ब्रह्मांड का भगवान। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. अब students यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। barefoot का मतलब होता है नंगे पाँव। यहाँ पर ये जो लड़का है साहिब, बेसिकली ये क्या है? रैग पिकर है, यानी जो कचरा उठाने वाले या कचरा बीनने वाले जो लोग होते हैं ना, वही। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने अक्सर देखा भी होगा, अब तो फिर भी नहीं है, लेकिन बहुत कॉमनली पहले नज़र आ जाते थे कि एक बोरा सा या कट्टा सा लेके एक या बड़ा थैला, उसमें कचरा जो है चुन चुन के उसमें बीनते रहते थे। तो ये सारे जो ये साहिब आलम जो है वो ये कचरा बीनने वाला लड़का ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लड़के हैं जो अब इसके फ्रेंड्स ही बन चुके हैं। ये सभी बच्चे जो हैं, ये सारे लड़के जो हैं, ये कचरा ही बीनते हैं, कचरा ही उठाते हैं। बहुत समय से मैं कौन है? ये मैं नरेटर है, ये मैं अनीज़ है, अनीज़ जंग जो है वही है बेसिकली, ये मैं है। तो कि इन्होंने जब ऑब्ज़र्व किया, बेसिकली खुद ने जब ऑब्ज़र्व किया, तभी तो इन्होंने ये बुक लिखी। तो इन्होंने कई महीनों तक ऑब्ज़र्व किया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, नंगे पैर आते हैं, इधर से उधर सुबह आते हैं। तो देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं वो प्यारे ही लगते हैं, चाहे कोई भी हो। तो सुबह जब आते हैं तो एकदम नंगे पैर आते हैं और इस तरीके से आते हैं जैसे सुबह सुबह की जो एक चिड़ियाँ होती हैं ना। एक्चुअली मॉर्निंग बर्ड्स से कंपेयर इसलिए किया गया है। मॉर्निंग बर्ड्स का मतलब होता है कि सुबह की चिड़िया ही होता है ऑफ कोर्स, लेकिन ये भी रिप्रेजेंट करता है एक फ्रेशनेस दिखाता है, क्योंकि सुबह सुबह जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है ना, वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लगती है। वो बिल्कुल भी शोर जैसी नहीं लगती, बिल्कुल उसी नॉइज़ और उसी वॉइस के साथ बेसिकली इसको कंपेयर किया गया है कि बच्चे जब सुबह सुबह आते हैं ना, तो एकदम खिलखिलाते हुए, दौड़ते भागते हुए एकदम आते हैं, जैसे सुबह जब चिड़ियाँ आती हैं, और दोपहर तक सब गायब हो जाते हैं। ये लड़का जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं है, उसके नाम का मतलब क्या है? साहिब आलम, और इसको पता तक नहीं है इसके नाम का अर्थ क्या है। कचरा बीनता है, अपने दोस्तों के साथ आता है, और इधर से उधर ये लोग दौड़ते भागते रहते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और कुछ महीनों बाद, मतलब बहुत महीनों से नोटिस किया जा रहा था उनको, ये जो अनीज़ है वो बहुत महीनों से, नरेटर जो है बहुत महीनों से उसे ऑब्ज़र्व कर रही थी, और
कुछ महीनों के बाद जितने भी लड़के थे ना, उन सबको वो बाय फेस पहचानने लगी थी, उनके नाम भी उन्हें पता चल गए थे, तो थोड़ी सी फेमिलियर सी हो गई थी उनसे, राइट। वाई आर्ट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। अब यहाँ नरेटर ने पूछा, ये जितने भी लड़के थे उनमें से एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मतलब एक शेल्फ पे या कबर्ड जैसा जहाँ पे जूते चप्पल रखे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी से हायर लेवल पे रखी हुई है ये जूते, तो है कि मेरा हाथ तो वहाँ तक पहुँचता नहीं है और मम्मी ना उसको उतार कर देती नहीं है। ही आंसर सिंपली, वो सिंपली कहते हैं मम्मी उतार कर ही नहीं देती है चप्पल ऊपर से। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एज अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। अब यहाँ पर एक दूसरा लड़का है, उसने जवाब देते हुए क्या कहा कि अरे इसकी मम्मी अगर ना चप्पल उतार कर इसको दे भी देगी ना तो भी ये नहीं पहनेगा, ये जो है वो चप्पल उतार के दूर फेंक देगा, इसको पहनना अच्छा नहीं लगता है चप्पल। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of all his life. यहाँ क्या हुआ, जिस बच्चे ने ये जवाब दिया था ना कि अगर इसकी मम्मी इसको चप्पल दे भी देगी तब भी ये नहीं पहनेगा, उतार के फेंक देगा, वो बच्चे ने खुद ने अलग अलग रंगों के जूते पहन रखे थे। ये देखिए अलग अलग तरीके के जूते पहन रखे थे उसने। अब वो जैसे जो मिले उस तरीके से जूते पहन लिए। तो जैसे ही ये पूछा कि व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट ही शफल्स, यानी जैसे ही नरेटर ने उसके अलग अलग रंग के जूते देखे, उस पर उसने कहा कि तुमने अलग अलग जूते क्यों पहन रखे हैं, तो उसने शफल किया। शफल का मतलब क्या होता है, एक पैर पर दूसरा पैर रख लेना, मतलब एक तरीके से छुपाने की इसकी कोशिश की। उसे थोड़ी शर्म सी आई कि देखो मैंने अलग अलग पैर में अलग अलग जूते पहने हुए हैं, थोड़ा सी शर्मिंदगी सी उसको हुई, तो छुपाने की कोशिश करने लगा। और फिर एक तीसरा लड़का जो है वो क्या कहता है, आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, और जिसने ये कहा कि मुझे जूते चाहिए वो किस लड़के ने कहा, जिसने कभी भी अपनी लाइफ में जूते पहने ही नहीं थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, नरेटर क्या कह रही हैं कि मैंने पूरे देश को घूमा है, कभी किसी शहर में जा रही हूँ, कभी किसी शहर में जा रही हूँ, और मैंने बहुत सारे बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है, शहरों में, गांव की सड़कों पर, और नंगे पैर चलते हुए देखा है। इसलिए नहीं वो नंगे पैर हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिवाज भी है। जैसे कई लोगों के घरों के अंदर चप्पल पहन के चलना अलाउ नहीं होता, चप्पल या जूते वो हमेशा घर के बाहर उतारते हैं, तो ये कई जगह आदत की भी बात होती है। तो बहुत ट्रेडिशंस भी हैं ये जिसकी वजह से नंगे पैर रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. सबसे पहले एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है, बेसिकली बहाना, बहाने बनाना जो होता है वो एक्सक्यूज़ कहलाता है। परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर, मतलब जिसका अंत ही नहीं हो रहा हो। तो परपेचुअल यहाँ मतलब हुआ कि जो पोवर्टी या गरीबी है, गरीबी की जो दशा है उस दशा का अंत ही नहीं होना। देखिए भले ही धीरे धीरे सही, लेकिन जो व्यक्ति गरीब है उसकी आर्थिक सिचुएशन में, आर्थिक स्थिति में थोड़ा तो सुधार आना चाहिए, परिवर्तन आने चाहिए। लेकिन जब निरंतरता बनी रहती है, कोई सुधार ही नहीं आ रहा, तो कोई क्या करे। अब यहाँ पर बात बेसिकली ये कही जा रही है कि कुछ लोग जूते सिर्फ इसलिए नहीं पहन रहे हैं क्योंकि नियम है, कायदे हैं, ट्रेडिशंस हैं, लेकिन क्या वाकई में नियम और कायदे ही हैं? क्या इसीलिए ये जूते नहीं पहनने का कोई रिवाज के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं, एक एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है, बहाना बनाया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, खास गांव खेड़ों की बात कर लें, चाहे कुछ शहरों की बात कर लें, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जो आर्थिक स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है, और इसी वजह से वो लोग जो है जूते चप्पल नहीं खरीद पाते। जैसे कुछ लोग तो शौकिया खरीद लेते हैं, कई बार मैचिंग ड्रेस के साथ मैच करने के लिए खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं ही खरीद पाते हैं रेगुलर बेसिस पे, या ज़रूरत होने पर खरीद नहीं पाते। ऐसे लोग क्या बहाना करते हैं कि ये हमारे यहाँ की परंपरा है, हम घरों के अंदर या यहाँ जूते पहनते ही नहीं, नंगे पैर रहते हैं। तो क्या जूते नहीं खरीदना सिर्फ एक बहाना है ये कहकर कि ट्रेडिशंस हैं? तो ट्रेडिशंस नाम का सिर्फ एक मुखौटा लगा रखा है, वास्तविकता ये है कि पैसे ही नहीं है। यानी ये जो गरीबी वाली जो एक तरीके से कहा जाए कि ठप्पा, ये निरंतर चला ही जा रहा है।
यानी ठीक ही नहीं, एक व्यक्ति की परिवार की आर्थिक स्थिति निरंतर एक जैसी ही है, सुधर नहीं रही है। राइट स्टूडेंट्स, आई रिमेंबर द स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। उडुपी एक जगह का नाम है। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. अब यहाँ पर इनको ये जब वो स्थिति देखती है ना, सिर्फ जूते की बात ही चल रही थी। ये जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, जब इनकी स्थिति देखी, एक के पास चप्पल है ही नहीं, एक को चप्पल पहनने का चाव ही नहीं है, दूसरे ने जिसने चप्पल पहनी हुई है, जो जूते पहने हुए हैं, उसने एक पैर में अलग रंग का, दूसरे पैर में अलग तरीके का जूता पहना हुआ है, अलग अलग जूते पहन रखे हैं। तो यहाँ पर ये है कि जब ये जूते देखे तो एक कहानी याद आ गई पुराने समय की इसको, जो एक व्यक्ति ने, किसी ने इसे सुनाई थी नरेटर को। क्या? एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। यानी जिस आदमी ने ये स्टोरी सुनाई थी ना, वो अपने ही बचपन के बारे में स्टोरी सुना रहा था कि बचपन में जब वो छोटा था ना, तो मतलब हाँ, बचपन में जब वो छोटा था, तो बचपन में जब वो बच्चा छोटा था ना, तो स्कूल जाया करता था। और स्कूल कहाँ हुआ करता था? वो जो मंदिर है उसके पीछे। और इस मंदिर में ही उसके पिता पुजारी थे, मतलब उस मंदिर में पिता जो है वो तो पुजारी थे, और उसके पीछे स्कूल था, वहाँ पर वो जाया करता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। अब स्कूल जाते समय थोड़ी देर के लिए वो मंदिर में रुकता था और प्रार्थना करता था कि मुझे बस एक जोड़ी जूते दे दे। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. अब 30 साल के बाद I visited his town, मतलब नरेटर बोल रही है कि मैंने, ये जो व्यक्ति है ना, जो कहानी सुना रहा था, इस व्यक्ति के जो गांव में, जहाँ पर ये बोल रहा था कि ऐसा मंदिर है, उसके पीछे वो मंदिर जो है, मंदिर के पीछे स्कूल है, वो सारी स्टोरी वो ध्यान में रखते हुए 30 साल के बाद, करीब ये स्टोरी सुनने के करीब 30 साल बाद वो गई वहाँ पर। और टाउन में जब वो देखा, मंदिर देखा, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, मतलब अब वहाँ कुछ भी नहीं था। डेसोलेशन द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी, सब कुछ था ही नहीं वहाँ पे। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। और जहाँ पे जो जैसे मंदिर के पीछे जो घर थे, वहाँ पर जो नया पुजारी रहता था, वो जो पहले जो पुजारी, ये वाले जो पुजारी हैं वो तो अब रहे नहीं, नए पुजारी रहते थे मंदिर के। तो वो जो नए पुजारी थे मंदिर के, वो किस तरीके से रह रहे थे? रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स उन्होंने अपने घर में रख रखी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा बच्चा था जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, सॉक्स पहने हुए थे और शूज़ भी पहने हुए थे। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। और वो जैसे ही आया, पैंटिंग का मतलब होता है हाफना, ठीक है? तो वो स्कूल से आया, हाफता हुआ स्कूल से आया, और एक बेड के ऊपर, फोल्डिंग बेड मतलब फोल्ड किया हुआ बेड है, उस पर धम से आके अपना जो स्कूल बैग है वो पटक दिया। ये तो आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, जब भी स्कूल से थके हारे हम आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बैग उतारा कंधों से और धम से पटका, और सांस भरे हुए एकदम आते हैं। जैसे अब तो स्कूल बसेस हैं, पहले तो पैदल चल के या दौड़ते भागते हुए, और गाँव में तो आज भी यही होता है, स्कूल से दौड़ते भागते हुए ही हम घर तक आते हैं और एकदम सांस फूली हुई, राइट? जैसे ही उसने अपना बैग जब रखा, बाद में क्या बोलता है? लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, लेट मी नेवर लूज देम। अब यहाँ पर उस व्यक्ति की बात हो रही है जो एक्चुअल में नरेटर को स्टोरी सुना रहा था। ये वाला जो व्यक्ति है ना, इसकी बात हो रही है, जो प्रार्थना करता था ना, अरे मुझे एक नई जोड़ी जूतों की एक नई जोड़ी चाहिए। यहाँ पर वो किस्सा याद आ गया नरेटर को। तो लेट मी नेवर लूज देम, कि मुझे नए जूते मिल जाएं और मैं कभी भी उनको ना खोऊं, ये बात याद आ गई। The goddess had granted his pair young boys like the son of the priest now wore shoes. और जो भगवान ने है, उस बच्चे की 30 साल पहले जिसने ये प्रार्थना, या उससे भी पहले ये प्रार्थना जिसने की होगी, उसकी वो प्रार्थना सुनी, और अब के जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उन सबके पास जूते हैं। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। यानी भगवान ने प्रार्थना सुनी, और जो अब वाले पुजारियों के जो बच्चे हैं वो जूते पहनते हैं, उनको जूते चप्पल ये नसीब हो रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कचरा बीनने वाले, आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं है।
बेसिकली यहाँ क्या समझाया गया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक स्टोरी, कोई व्यक्ति मिला होगा हमारी नरेटर को, वो व्यक्ति को, उस नरेटर को उस व्यक्ति ने एक स्टोरी सुनाई अपने बचपन की, और नरेटर, ये जो व्यक्ति है जो नरेटर को स्टोरी सुना रहा है, उसके बचपन में वो क्या प्रार्थना करता था कि मुझे जूते मिल जाएं। यानी इतने साल पहले मतलब एक पुजारी के बेटे के पास भी पहनने के लिए जूते या चप्पल नहीं हुआ करते थे, मे बी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं। ये स्टोरी सुनने के 30 साल बाद जब उसी व्यक्ति के गांव में हमारी नरेटर गई, तब वहाँ अब जब पुजारी की स्थिति, आज के पुजारियों की जो स्थिति देखी वो ऐसी थी कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में और उन्होंने नए जोड़ी जूते पहने हुए हैं। यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि पुजारियों की स्थिति में अब सुधार हुआ है, वो अपने परिवार को अब बेहतर तरीके से रख रहे हैं, तो मतलब ये स्थिति में सुधार आ रहा है। एक समय बच्चे जो है भगवान से प्रार्थना करते थे जूता मांगने के लिए, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन क्या ये सेम स्थिति रैग पिकर्स के साथ भी है या कचरा बीनने वाले बच्चों के साथ भी है? जी नहीं, उनकी स्थिति सेम की सेम ही है। यानी यहाँ पर एक पुजारी की स्थिति नहीं सुधर रही, पुजारियों की स्थिति सुधर रही है, लेकिन रैग पिकर्स जो है ना, वो रैग पिकर्स की स्थिति पहले जो थी आज के दिन में, आज की तारीख में भी वो सेम की सेम है। दूसरा, जब ये मांगते हैं जूते तो वो बहुत ध्यान से उन्हें रखते हैं, क्योंकि उन्हें उस जूते की कीमत मालूम है। यहाँ जूते का सिर्फ एक उदाहरण है स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो मांगने पर यूँ मिली हो, उसकी बहुत ही कीमत होती है उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो उनको मालूम है कि इस चीज़ का नहीं होना कितना आवश्यक है। वो उस चीज़ को पाने के लिए तरस जाते हैं। जिस चीज़ के लिए कोई बच्चा कचरे में ढूंढ रहा है कि कचरे में उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए, मान लीजिए जूता ही अगर ढूंढ रहा है, तो कचरे में से अगर जूता भी मिल जाए तो जूता उस बच्चे के लिए कितना ज़्यादा अनमोल होगा, किसी हीरे जवाहरात से भी अनमोल होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको उसकी कीमत पता है। कीमत मतलब पैसे नहीं, वैल्यू पता है, उसकी अहमियत पता है कि मेरे लिए ये जूता क्या मायने रखता है, और इसीलिए वो उस जूते को किसी भी कीमत पर ना खोए, क्योंकि उसे पता है कि जूते का नहीं होना कैसा होता है। राइट स्टूडेंट्स? My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. अब यहाँ पर acquaintance का मतलब होता है contact। ये भी कह सकते हैं acquaintance, जैसे अगर मैं कहूँ business acquaintance, तो यानी business, साथ business करने वाले, एक तरीके से partner के हिसाब से भी कह सकते हैं। यहाँ पर माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स का मतलब होगा कि जो भी बातचीत हुई इन रैग पिकर्स बच्चों के साथ, कचरा बीनने वाले बच्चों के साथ, या जितना भी जान पहचान हो पाई, ये इसके कारण जो हमारी नरेटर है वो कहाँ जाकर पहुँची? सीमापुरी। क्यों पहुँची सीमापुरी? क्योंकि इस चीज़ ने नरेटर को अंदर से झंझोड़ दिया था कि इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों की क्या स्थिति है, और उस स्थिति को और ज़्यादा जानने और ज़्यादा समझने के लिए वो दिल्ली पहुंची। और दिल्ली में कहाँ? सीमापुरी। सीमापुरी जो है वो कैसा एरिया है? पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। वहाँ पर मतलब दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, यानी बाहरी एरिया जो होता है ना, यूजुअली जो इंडस्ट्रियल एरिया हो या जो शहर का सेंट्रल एरिया ना हो के शहर से दूर जो एरियाज़ होते हैं उन्हें आउटस्कर्ट एरियाज़ कहा जाता है। ठीक है, आउटर एरिया। तो पेरीफेरी के अंदर पेरीफेरी में रह रही है सीमापुरी, जो है दिल्ली का पेरीफेरी आउटस्कर्ट एरिया है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। मेटाफोरिकली का मतलब होता है सिम्बॉलिकली, लेकिन काफ़ी दूर है दिल्ली से, दिल्ली का हिस्सा होते हुए भी दिल्ली से काफ़ी दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. अब ये squatters क्या है? A person who unlawfully occupies an uninhabited building or unused land. यानी स्टूडेंट्स, जैसे हम भारत में रह रहे हैं तो हम भारतवासी हैं। कैसे पता चलता है हम भारतवासी हैं? हमारे पास उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, आईडी कार्ड्स होते हैं ना, तो हमारे पास प्रूफ है, आईडी प्रूफ्स हैं कि हाँ हम भारत के निवासी हैं। राइट? लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये आईडी प्रूफ्स नहीं है, और इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो बांग्लादेशी हैं, जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आके बस गए थे सीमापुरी में। इन्हीं लोगों को स्क्वाटर्स कहा जाता है। ठीक है, और एक तरीके से इल्लीगली ये रह रहे हैं, ऑल्दो पता ही होता है, लेकिन ये इल्लीगली रहना ही होता है, क्योंकि इनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है।
ठीक है। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहिब का परिवार भी ऐसी ही एक परिवारों में से था जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज़। वाइल्डरनेस मतलब यहाँ जैसे लिखा है वेस्टलैंड, उस समय मतलब इस तरीके का एरिया जहाँ पर ना मतलब वो मैदान या प्लॉट के प्लॉट या ज़मीन की ज़मीन, इस तरीके की ज़मीन जहाँ पर ना खेती होती है, ना कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, बेसिकली उजाड़ सा जो एरिया होता है, जहाँ पर धीरे धीरे शहर की बसावट बहुत धीरे धीरे आकर बसती है। ठीक है। जिस समय की बात ये बता रही है, मतलब 97 की बात ये बता रही है कि उस समय तो वो एकदम ही उजाड़ सा ही जगह थी। आज के दिन भी वो उजाड़ सी ही है, लेकिन यहाँ पर आकर ये स्क्वाटर्स रह रहे हैं। इट स्टिल इज़, अभी भी वो उजाड़ ही है, लेकिन बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन वो खाली नहीं है क्योंकि यहाँ पर आकर ये स्क्वाटर्स बस गए हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रेक पिकर्स। अब यहाँ पर कोई भी अभी भी कोई काम नहीं हो रहा है, अभी भी कुछ नहीं, अभी भी उजाड़ी है एरिया। यहाँ पर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी के निकलने की व्यवस्था, बाथरूम्स वगैरह की व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी के घर बने हुए हैं, टिन शेड ऊपर डला हुआ, इस तरीके मतलब कच्चे मकान हैं बेसिकली, और करीब 10,000 कचरा बीनने वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो वो उजाड़ का उजाड़ ही है वो एरिया पूरी तरीके से। यहाँ कोई भी सुधार कुछ भी नहीं हुआ है, नॉर्मल अब वैसा का वैसा ही है। सिर्फ इतना सा अंतर है कि 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग यहाँ रह रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया? They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits. Permits मतलब एक तरीके से परमिशन है ना, कि भाई तुम्हें परमिशन इस चीज़ की कि यहाँ रह सकते हो, लीगली रह रहे हो, ठीक है, कानूनन रह रहे हो यहाँ पर। Without permits but with ration cards that get their names on voter lists and enable them to buy grain. अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर 30 सालों से भी ज़्यादा समय से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि 71 में ये केस हुआ था कि बांग्लादेश के लोग एक्सक्यूज़ मी, बांग्लादेश से लोग यहाँ पर आ गए थे, 1971 में आ गए थे। तब से लेकर अब तक 30 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। इन लोगों का अभी भी कोई भी आइडेंटिटी या पहचान पत्र आज भी नहीं है। अब यहाँ इनके पास लीगल परमिशन भी नहीं है रहने की, लेकिन वोटर लिस्ट के अंदर इनका नाम ज़रूर मौजूद है, ताकि उनको खाने पीने के लिए राशन कार्ड के अंदर इनका नाम है, ताकि इनका नाम वोटर लिस्ट में आ सके, और इसकी वजह से ये खाना वगैरह यानी राशन, दाल चीनी वगैरह ये सब कुछ पा सकें। अदरवाइज ये तो एकदम भूखे ही मर जाएंगे, है ना। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। और ये बात बिल्कुल सच है। पहचान पत्र के बिना जीना संभव है, लेकिन खाने पीने के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं, है ना। तो इसलिए नाम पहचान पत्र पे हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन राशन कार्ड में ज़रूर होना चाहिए, और यही बात यहाँ पर बताई गई है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Tattered का मतलब होता है torn यानी फटी पुरानी साड़ियाँ। यहाँ पर बेसिकली जो हमारी नरेटर है, ये जो जगह है सीमापुरी जहाँ पर ये गई हैं, वहाँ पर इन्होंने वहाँ के लोगों से बहुत सारी चीज़ों की पूछताछ की, तभी तो ये सारी जानकारियाँ इन्हें मिल पाई। तो वहाँ कुछ महिलाओं के ग्रुप से, समूह से पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं, इतने सुंदर ढाका में जहाँ आप रह रही थी, वो इतना सुंदर जगह है, हर तरफ हरियाली हरियाली है, वहाँ को सबको छोड़ छाड़ कर आप यहाँ पे क्यों आकर रह रही हैं, क्या है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमारा नाम भले किसी पहचान पत्र, उन्होंने जो कहा स्टूडेंट्स, ये जो कोटेड मार्क्स आप देख रहे हैं ना, इसके बीच में ये जो लिखी हुई लाइंस, ये बेसिकली इनके खुद के दिए हुए इंटरव्यूज़ हैं इन औरतों के, राइट। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारा नाम पहचान पत्र पर है या नहीं है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है हमें इस चीज़ से। हमें वहाँ रहना है जहाँ हमें खाने को दाना मिले। अगर हम इतनी हरियाली भरी इतनी सुंदर जगह पर रह रहे हैं, लेकिन अगर उस जगह रहकर हमें एक दाना भी ना नसीब हो, तो हम वहाँ क्यों ही रहेंगे। आखिर में हम यही चाहते हैं कि हमें
दोनों समय खाना मिल जाए, और अगर पेट में दर्द हुए बिना, भूख के मारे जो पेट में दर्द होता है ना, उस दर्द को लिए बिना अगर हम सोने को मिल रहा है हमें रात में, तो हम वही चाहेंगे कि हमारे बच्चों का, हमारे परिवार वालों का पेट खाने से भर जाए। ये है इनका कहना। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Transit homes मतलब एक से दूसरी जगह जो घर मतलब ट्रांसफ़र हो सके, एक से दूसरी जगह जा सके। अ टेम्पररी होम बेसिकली, एक तरीके से टेंट जो होता है ना, कहीं पर भी टेंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये कि जहाँ पर भी उन्हें, ये जिन लोगों की बात हो रही है, उन लोगों को जहाँ पर भी खाना मिले वो वहीं पर ही अपने जो भी टेंट्स वगैरह है वहीं पर ही लगा लेते हैं। तो ये जो टेंट ही है वो यही इनके घर हो गए हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। इसका मतलब ये है कि बच्चे भी यहीं पर पैदा होते हैं, यहीं जन्म लेते हैं, यहीं पर बड़े होते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं, यहीं पर शादियाँ हो रही हैं और यहीं पर ही इनका जीवन कटता है। कहाँ? सीमापुरी में। और सीमापुरी में जीवन कटने का मतलब है रैग पिकिंग, यानी कचरा बीनना, कचरा उठाना। Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. और यहाँ पर सीमापुरी में इसके बारे में बताई गई है कि इतने सालों से इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके से, इस तरीके से इसको देखा जा रहा है जैसे कि ये कोई कला हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि कचरे में, ऐसा नहीं सब कुछ उठाकर डालना होता, वो भी कचरा भी चुनना पड़ता है ना, जो थैले में ये लोग भरते हैं। और गार्बेज इनके लिए किसी सोने से, किसी गोल्ड से कम नहीं है। यानी जो चीज़ हमारे लिए कचरा है, वही कचरा इन रैग पिकर्स के लिए गोल्ड के समान है, सोने के समान है। क्यों? क्योंकि ये इनकी रोज़ी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स। इसी कचरे की वजह से इनको 2 वक्त की रोटी मिलती है। इसी कचरे के वजह से इनको अपने सरों पर छत मिलती है। फिर भले ही वो छत लीकिंग रूफ्स क्यों ना हो। लीकिंग रूफ्स का मतलब है कि कमज़ोर छतें होती हैं, कौन सा उस पर प्लास्टर किया होता है, ठीक है, कौन सी सीमेंटेड होती है, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर जो छेद हो जाते हैं, तो बारिश होती है तो टपकती हुई छतें, तो भले ही टपकती हुई छतें ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम सर पर छत तो है। और एक बच्चे के लिए तो ये सारी चीज़ें और भी मायने रखती हैं, क्योंकि बड़े लोग तो किसी भी तरीके से लाइफ के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, उसे कैसे एडजस्ट करना है ये नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि हाँ चलो छत तो है ना कम से कम। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. Lighting up का मतलब होता है एकदम चमक उठना एकदम। तो यहाँ पर साहिब क्या बोल रहा है कि कभी कभी मुझे कचरे में से 1 रुपया भी मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। और ये बात कहते हुए जो साहिब है उसकी आंखें एकदम चमक उठी खुशी से, क्योंकि उनके लिए 1 रुपया मिलना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रुपए का कमाने का कोई और साधन है ही नहीं, नौकरियां तो है ही नहीं ना। जो कचरा बीन रहा है नौकरियों के बारे में क्या ही सोचेगा। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. याद है शुरुआत कैसे हुई थी इस चैप्टर की? शुरुआत ही इसी से हुई थी कि जो साहिब है ही वॉज स्क्राउंजिंग, मतलब जो गार्बेज है उसको टटोल रहा था, देख रहा था इधर से उधर। और यहीं आकर ये बात हो रही है कि जब आपको इतने जो ढेर लगा हुआ है कूड़े का, उसमें से जब एक सिल्वर कॉइन, मतलब वो चांदी जैसा चमकता हुआ वो जो सिक्का जब मिल जाता है, तो आपको लगता है कि अच्छा एक सिक्का मिल गया, हो सकता है और मिल जाएगा, और इसी उम्मीद में कि हो सकता है एक और सिक्का मिल जाए, एक और 10 रुपए का नोट मिल जाए, इसी उम्मीद में आप और उस कचरे को टटोलते हो और देखते हो। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. और ये देखकर ऐसा लगता है कि ये बच्चे जो हैं, जो इतना टटोल रहे हैं इस कचरे को, इन बच्चों के लिए इस कचरे का मीनिंग बिल्कुल अलग है उस मीनिंग से जो इनके पेरेंट्स समझते हैं। यानी जो पेरेंट्स के लिए कचरा कचरा ही है, लेकिन इन बच्चों के लिए कचरा गोल्ड के जैसा है, एक ऐसा ज़रिया है कि जहाँ पर इनको पैसे मिल सकते हैं। For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival. यानी क्या परिभाषा है? माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए ये जो कचरा है वो
सर्वाइवल का एक ज़रिया है। यानी अगर मतलब कचरा कचरा ही है जो मैंने अभी बताया, लेकिन इस कचरे के माध्यम से उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, उनके उनके सर पर छत है, उन कच्चे मकान ही सही लेकिन उनके पास घर है, टपकती हुई छत ही सही लेकिन छत है। तो यहाँ रोज़ी रोटी है माँ बाप के लिए ये कचरा ही। लेकिन वहीं बच्चों के लिए कचरा क्या है, एक तरीके का एक जादुई टीला है, मतलब एक ऐसा टीला जिसको कहते हैं या ढेर जिसे कहते हैं, कि एक ऐसा ढेर है जहाँ पर अनमोल चीज़ें मिल सकती हैं, जहाँ कोई हो सकता है कोई ख़जाना छुपा हुआ मिल जाए। और ये ख़जाना क्या है इन बच्चों के लिए, हीरे मोती जवाहरात नहीं, शायद 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का नोट, यही अगर इन्हें मिल जाए, या कभी कोई ऐसा सामान, चाहे टूटा फूटा सामान ही क्या क्यों ना हो, लेकिन कभी कोई ऐसा सामान उन्हें मिल जाए जो वो, जैसे जूते चप्पल हैं, कि वो पहन सकें। जैसे उस लड़के ने पहना हुआ था कचरे में से मिले हुए 2 जूते, एक लाल रंग का, एक पीला रंग का, या कोई दूसरे रंग होंगे पता नहीं, लेकिन अलग अलग रंगों के जूते उसने पहन रखे थे। क्या आप और मैं इस तरीके से जूते कभी पहनेंगे? जी नहीं, हमें तो मैचिंग चाहिए। लेकिन उसके लिए वो अलग रंग के बेडोले से जो जूते हैं वही काफ़ी है कि कम से कम मिले तो ये कुछ चीज़ मिल जाना कचरे में, वो उनके लिए अनमोल हो जाती है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फेंसिंग क्या होती है, जो एक तरीके से कतार बना देना, जैसे कोई प्लॉट ही अगर है तो फेंसिंग कर देना, या तारबंदी जिसको कहते हैं, तारबंदी कर देना। तो एक दिन साहिब ऐसी जो तारबंदी की हुई थी वहाँ पर खड़े होके और एक स्टेडियम के अंदर देख रहा था, और क्या देखता है कि 2 लोग हैं और वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, और वो क्या खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। और धीरे से ये क्या बोलता है साहिब कि मुझे ये गेम अच्छा लगता है, आई लाइक द गेम, धीरे से बोलता है। और बाद में क्या कहता है कि जब कोई भी नहीं होता ना आसपास तो मैं अंदर चला जाता हूँ, और जो गेट कीपर है वो भी मुझे अंदर जाने देता है और मना नहीं करता, और वो मुझे, जो स्विंग शब्द है उसका मतलब होता है झूला, ही लेट्स मी यूज़ द स्विंग, यानी, और जो गेट कीपर है वो मुझे अंदर जाने देता है और मुझे झूला झूलने देता है। लेकिन सिर्फ ये काम तभी हो सकता है जब कोई इर्द गिर्द ना हो, आसपास ना हो, और कोई और देख ना रहा हो। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. यानी साहिब ने ना टेनिस जो शूज़ पहने हुए थे वो कौन से पहने थे, टेनिस शूज़ ही पहने हुए थे। यानी टेनिस खेलने के लिए जो शूज़ होता है ना, वो वाले शूज़ पहने हुए थे साहिब ने, जो कि बहुत ही अजीब दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने जिस डिस्कलर्ड शर्ट, डिस्कलर्ड का मतलब होता है रंग उड़ी हुई शर्ट, तो मतलब उसके कपड़े तो कैसे लग रहे थे, एकदम रंग उड़ा हुआ, एकदम पुराना सा शर्ट पहना हुआ था, और शॉर्ट्स भी इसी तरीके से थी, पुरानी सी एकदम। लेकिन इतने पुराने ख़राब से कपड़े और शूज़ इतने बढ़िया, तो बहुत ही अजीब गरीब सा कॉम्बिनेशन था ये। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. तो मतलब जब ये नरेटर उसे देख रही थी कि कपड़े ऐसे और जूते इतने अच्छे हैं, तब बिना नरेटर के पूछे ही वो एक तरीके से सफाई सी देने लग गया साहिब, और क्या कहता है, ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। ये सफाई वो इसलिए देने लगा कि उसके मन में आया कि कहीं ये ना समझ लें कि मैं चुरा कर लेकर आया हूँ इनको। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. यानी बेसिकली ये जो जूते थे उनमें से एक जूते के अंदर एक छेद हो गया था, और वो ज़रूर किसी अमीर लड़का जो होगा, कोई होगा लड़का जो बहुत अमीर है, और उसको उस जूते में जो छेद हो गया वो पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने वो जूते डिस्कार्ड कर दिए होंगे। डिस्कार्ड मतलब उनको फेंक दिया होगा कि मैं छेद वाला जूता मैं क्यों पहनूं, तो वो हटा दिए होंगे। और वो जूते जो हैं साहिब को मिल गए, और साहिब को कोई टेंशन नहीं, वो बॉदर नहीं करता कि उसमें एक छेद है या 2, उसके लिए तो जूते हैं वही सफिशिएंट है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach. इसका ये मतलब है कि एक ऐसा लड़का जो नंगे पैर घूमता हो, जिसके पास चप्पल तक नहीं हो, उसके लिए अगर उसको एक जोड़ी जूते मिल जाए, भले ही उस जूते के अंदर एक छेद ही क्यों ना हो, उसके लिए तो एक सपना साकार हो जाने जैसा है। उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके अंदर एक छेद है,
उसके लिए तो ऐसा मानो कि उसका एक बहुत बड़ा सपना जो है वो पूरा हो गया कि मुझे जूते मिल गए हैं पहनने के लिए। जहाँ तक बात है वो गेम खेलने की, तो वो उसके बिल्कुल बस के बाहर है, आउट ऑफ रीच है। ये एक ऐसा गेम है जो वो नहीं ही खेल सकता। This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. कैनिस्टर क्या होता है स्टूडेंट? स्टील कैनिस्टर मतलब चाय की केतली जो होती है ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि एक दिन सुबह साहिब जो है अपने मिल्क बूथ पर जा रहा था, ठीक है, डेयरी पे बेसिकली वहाँ जा रहा था, और उसके हाथ के अंदर हाथ में क्या था? चाय की केतली थी। और वो क्या बताता है कि मैं एक टी स्टॉल पे, चाय की थड़ी पे अब काम करता हूँ जो कि रोड साइड पर है। और ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, जिसका मतलब है, मतलब ऐसे हाथ कि मैं वहाँ पे, वो जो चाय की दुकान है ना, अब मैं वहाँ पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। अब यहाँ पर इसको महीने के 800 रुपये मिल रहे थे, मतलब इसकी तनख्वाह 800 रुपये थी, और इसको खाना मिल रहा था दोनों समय का। तो 800 रुपये तो ज़रूरी होंगे ही, वो और भी ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए क्या था कि उसका खाना पीना भी सारा हो जा रहा था, राइट। तो ये इससे जब सुना, नरेटर ने सुना कि ये नया काम करने लग गया है, तो इसने, नरेटर ने पूछा कि क्या तुम्हारा काम पसंद आ रहा है? इसने पूछा। His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so light over his shoulder. अब यहाँ पर इसका जो चेहरा है ना, उसके चेहरे से सारा केयर फ्री लुक जो होता है ना, केयर फ्री का क्या मतलब होता है? एकदम लापरवाह, एकदम रिलैक्स। लापरवाह कहना नहीं, बेपरवाह, एकदम रिलैक्स चेहरा जो पहले होता था ना, पहले जब कचरा बीनते थे तो एकदम रिलैक्स रहते थे, कोई जिम्मेदारी थोड़ी थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थी। लेकिन अब तो ये नौकरी करने लगा है जहाँ पर इसके ऊपर एक जिम्मेदारी है, समय से चाय दे के आना, समय से काम कंप्लीट करना, ये एक जिम्मेदारी है। तो जो चेहरे पे एक रिलैक्सेशन था ना, वो रिलैक्सेशन एकदम हटा हुआ नज़र आया नरेटर को, कि वो उतना रिलैक्स नज़र नहीं आ रहा जैसे पहले दिखाई देता था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि ये जो चाय की केतली है, ये उस कचरे वाला जो बोरा होता है, कचरे वाला जो थैला है, उससे भी ज़्यादा भारी ये केतली ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कचरे का बोरा उठाना तो उसके लिए हल्का था, लेकिन एक केतली का वज़न इसके लिए ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर इस वज़न की बात किलो के हिसाब से नहीं है स्टूडेंट्स, एक पसंद के हिसाब से है कि पहले वो भले ही कचरे उठाने का काम था, लेकिन वो रिलैक्स रहता था, अपनी मन मर्जी का कि आज कचरे में से क्या मिलेगा, एक एक्साइटमेंट होती है ना। तो ये छोटे से बच्चे ये क्या जाने कि वो कचरे के अंदर हैं, लेकिन उनको यही एक एक्साइटमेंट रहती थी कि आज कचरे में क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। तो ये एक्साइटमेंट अब नहीं है, अब उसे बोरिंग लग रहा है। तो इसलिए ये जो बोरियत है ना, उसे भारीपन कहा गया है यहाँ पर। तो इसीलिए चाय की केतली उठाना भी उसके लिए एक भारीपन सा है। The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. वो जो कचरे का थैला था ना, वो तो उसका अपना खुद का था, लेकिन ये जो चाय की केतली है, ये उस चाय की थड़ी वाले की है, जो वो चाय की थड़ी का जो मालिक है ना, उसकी है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि अब ये जो साहिब है, वो अपना खुद का मन मर्जी का राजा नहीं रहा अब, यानी अब वो कहीं और काम कर रहा है, किसी और के जो ऑर्डर्स वो देगा उसके अनुसार ही अब वो काम कर सकता है। इसलिए उसके अंदर जो एक केयर फ्री और एक रिलैक्स और टेंशन फ्री जो लाइफ उसकी रहा करती थी, अपनी मन मर्जी का मालिक, जब यहाँ जाना है तब वहाँ जाना है, वो एकदम रिलैक्स रहता था। लेकिन अब उसके ऊपर हुक्म दौड़ाने वाला एक व्यक्ति आ गया है, और अब वो उतना रिलैक्स्ड नहीं रह पा रहा है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? समझ में आया? डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हमारा ये जो फर्स्ट स्टोरी है वो कंप्लीट होता है। यहाँ नरेटर ने मैं यहाँ पर आपको एक ब्रीफ और क्विकली बता देती हूँ कि इसका एक सार क्या निकल कर आता है। यहाँ बेसिकली बताया गया है कि दो चीज़ें हैं। एक तो है कि बच्चों की खुशी, जो उनका एक केयर फ्री एटीट्यूड जो होता है, उनको अभी ये नहीं पता रियलिटी क्या होती है लाइफ की। उनको ये नहीं पता कि जिस चीज़ में वो खुशी ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली एक गार्बेज है, एक कचरा है, उनको नहीं पता। लेकिन उनके लिए एक्साइटिंग पार्ट क्या है? सिर्फ ये कि उसमें उन्हें आज कुछ नया मिलेगा।
था। वहीं उनके पेरेंट्स के लिए क्या है कि ये कचरा दुनिया के लिए ये कचरा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये कचरा दुनिया के लिए होगा लेकिन हमारे लिए ये रोज़ी रोटी है। तो किस चीज़ का अंतर आया है इन रैग पिकर्स में? पर्सपेक्टिव का, यानी नज़रिए का। यानी हम लोगों में और मतलब दो कैटेगरी एक तरीके से हम मान सकते हैं कि एक रैग पिकर्स की और एक बाकी कोई भी लोग, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, कोई भी है। लेकिन डिफरेंस क्या है पर्सपेक्टिव का या नज़रिए का, कि हम जिसे कचरा कहते हैं, हम जिसे कहते हैं कि कितना ख़राब है, बदबू आती है, गंदा है, डर्टी है, ये सब चीज़ें हम जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वही रोज़ी रोटी है कुछ लोगों के लिए। वही मतलब गार्बेज किसी के लिए कितना ज़रूरी हो सकता है। वहीं जब गार्बेज से हटके इस बच्चे को, जो साहिब है, उसको जब दूसरा काम मिला तो वो खुश नहीं लग रहा था। हाँ, काम मिल गया, 800 रुपये कमा रहा था, सोचो दोनों समय के खाना उसको मिल रहा था, मील्स कवर करना मतलब उसको खाना भी मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं लग रहा था, हैप्पी नहीं लग रहा था, क्योंकि उससे जो उसकी एक्साइटमेंट छीन ली गई थी। जो रोज़ वो सोचता था कि आज मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, क्या नया मिलेगा, मैं ढूंढूं, वो एक्साइटमेंट उससे छीन ली गई थी। एक छोटे बच्चे के लिए ये भी एक बहुत खुशी की बात होती है जब सारे फ्रेंड्स लोग, वो जो हैं, जितने भी लड़के हैं जो एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं, कभी इधर भाग रहे उधर भाग रहे, वो जो समय बिताना होता है एक दूसरे के साथ, वो भी बहुत ज़रूरी होता है और उससे वो लोग खुश रहते हैं। वो समय उससे छीन लिया गया था, तो कहीं ना कहीं इनका बचपन इनसे छीन लिया गया है। इनका बचपन, जहाँ पर ये खुश रह सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, वो बचपन इनसे छीना जा चुका है। और बेसिकली यही थीम है इस स्टोरी की। एक्चुअली पूरे चैप्टर की यही थीम है, लेकिन अभी हमने फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट किया है तो मैं वो बता रही हूँ कि चाइल्डहुड, यही थीम है कि किस तरीके से जो बचपन है वो छीन लिया गया है, स्नैचिंग अवे द चाइल्डहुड। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ये भी सीख लीजिए आप कि जो विचार है या जो नज़रिया है वो किस हद तक डिफरेंट हो सकता है। कि ये फिर से बता रही हूँ कि जो कचरा कुछ लोगों के लिए सिर्फ कचरा है, गंदा है, और कुछ लोगों के लिए सब कुछ है, उनकी पूरी दुनिया है, क्योंकि उसी के आधार पर वो टिके हुए हैं, उन्हीं के आधार पर उनकी रोज़ी रोटी है, उनका घर है, छत है, भले ही कच्चे घर हों, भले ही टपकती हुई छतें हों, लेकिन उनके लिए वही सब कुछ है। तो यही कचरा कुछ लोगों के लिए कितना ज़रूरी हो सकता है, मायने रख सकता है। राइट स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। यहाँ पर हमारा स्टोरी 1 का एंड होता है और अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टोरी 2। स्टोरी 2 है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो पता चलेगा, लेकिन मुझे कार चलानी है, बेसिकली यही है। यहाँ पर मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। हमारी जो पहली स्टोरी है स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्टोरी जो थी, वो जो है वो किस चीज़ पर थी? वो व्यक्ति जो है साहिब, वो भी अपने जीवन का खुद मास्टर होना चाहता था, यानी मेरा जीवन मेरे कंट्रोल में रहे, तो वो चाहता था। यहाँ जो ये लड़का है मुकेश, यही चलाना चाहता है क्या कार? वैसे आगे पता भी चल जाएगा, लेकिन एक्चुअली मुकेश ही है जो कार चलाना चाहता है। तो बेसिकली दोनों ही जो स्टोरीज़ हैं उसमें हम एक चीज़ कह सकते हैं, मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें, मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ का मतलब होता है कि मेरा जीवन और मेरी जो लाइफ है वो मेरे खुद के ही बस में हो, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करूँ, कोई और नहीं। ये जो लड़का है मुकेश, इसका भी यही मानना है, और जो हमारी पिछली स्टोरी में जो लड़का है साहिब, उसकी भी यही चाहत रही। लेकिन उसकी जो सिचुएशन थी, परिस्थिति थी, वो सिचुएशन ने उसको अलाउ ही नहीं किया, उसको ये परमिशन ही नहीं दी इतनी कि वो अपनी मर्ज़ी का मालिक बन सके, है ना। उसे भले ही वो उसको 800 रुपये ही क्यों ना मिल रहे हो, लेकिन वो काम नहीं कर सका, या वो कभी वो लाइफ नहीं जी सका जो उसे चाहिए थी, मतलब मनमौजी वाली जिसे कहते हैं। या मनमौजी के अलावा अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी कोई लाइफ जीना जो उसके खुद के इख्तियार में हो। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे बड़े होकर ये बनना है, मुझे बड़े होकर ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है। हम कितना एक डिसीजन सा दे देते हैं बातें करते हुए, लेकिन साहिब की लाइफ ही इस तरीके की नहीं थी जहाँ वो कोई डिसीजन दे सके। इनफैक्ट लाइफ ने उसके लिए जो तय कर दिया वही उसे करना मजबूरी है। तो यानी
उसके साथ उसके जीवन में एक चीज़ जो परमानेंट जुड़ी हुई थी वो थी उसकी मजबूरी, वो हेल्पलेस था। यहाँ पर हम जब मुकेश की बात कर रहे हैं तो जब हम इसकी स्टोरी देखेंगे तो हम जानेंगे, लेकिन साहिब और मुकेश दोनों की ही नियति सेम है, और वो नियति ये है कि वो अपनी लाइफ के मालिक खुद होना चाहते हैं, अपनी मर्जी की लाइफ जीना चाहते हैं, राइट। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। और वो क्या कहता है मुकेश कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। मतलब मैंने पूछा, यानी नरेटर ने पूछा कि तुम कार्स के बारे में कुछ भी जानते हो क्या? भाई कार्स को ठीक करना चाहते हो, मैकेनिक बनना चाहते हो, उनके बारे में कुछ जानते भी हो क्या? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़ का लिटरल मीनिंग तो यही होता है कि आंखों में आंखें डालकर देखना, लेकिन इसका ये अर्थ भी है कि उसमें वो पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तो ये आत्मविश्वास से जब हम भरे होते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं कि यकीन है, मैं जो बात कह रही हूँ मुझे उस बात पे पूरा भरोसा है। मतलब वरना कई बार कहा जाता है ना कि आंखें चुराना, तो आंखें चुराने का मतलब है कि या तो झूठ बोल रहे हैं या खुद जो बात बोल रहे हैं खुद को ही उस पर यकीन नहीं है, ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर ये इतने कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहा है हमारी नरेटर को कि मैं सीख लूँगा कार चलाना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये एक एटीट्यूड है मुकेश का। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. यहाँ पे मिराज क्या होता है, सबसे पहले वो समझिए। मिराज एक तरीके से होता है इल्यूजन। इल्यूजन यानी भ्रम, एक भ्रम होना। बहुत ज़्यादा तपती दोपहरी में कभी आप अगर रोड पर निकली हो, स्पेशली हाईवे पे, जब आप कार में हो और हाईवे पे हो और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है, हाईवे का ही उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि शायद समझना ज़्यादा आसान रहेगा। तो कई बार क्या आपको ऐसा लगता है कि सड़क पर करीब आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर आगे पानी सा गिरा हुआ है कहीं पे, लेकिन जहाँ पे आपको पानी नज़र आ रहा है, जैसे ही आप उस जगह पे पहुँचते हो वहाँ पर तो कुछ नहीं होता, वहाँ पर सड़क ही नज़र आती है। वो जो आपको पानी सा नज़र आता है ना, वो धूप के कारण पैदा हुआ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, उसे ही मिराज कहा जाता है, राइट। एक चीज़ और बताऊं, मिराज नाम भी रखा जाता है। बहुत से लोग मिलेंगे, स्पेशली लड़कों का नाम रखा जाता है मिराज, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, looms like a mirage, seems that it will be true in the future but actually it will not be so। कि भाई ऐसा लगे कि भविष्य में चल के, कि looms like a mirage amidst का मतलब बताया जा रहा है कि ऐसा लगे कि भविष्य में चलकर ये चीज़ संभव हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। So his dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles। तो फिरोज़ाबाद की बात हो रही है, और फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए जाना जाता है? कांच की चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है। वैसे तो चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, लेकिन कांच की चूड़ियाँ खास तौर से वहाँ की बहुत फेमस है। तो यहाँ पर बेसिकली इसकी ये बात चल रही है कि इसका ये जो सपना है ना मुकेश का, वो इस तरीके से लग रहा है कि धूल के अंदर भविष्य, जिस शहर में वो रह रहा है उस शहर की ही धूल में कहीं खो जाने वाला सा ये सपना सा लगता है कि शायद कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। और एक ऐसा शहर जो अपनी चूड़ियों के लिए जाना जाता है। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। इसका मतलब ये है कि ये जो जगह है, लगभग हर परिवार जो है, मतलब अधिकतर परिवार जो फिरोज़ाबाद में रहते हैं, अधिकतर सभी के सभी जो हैं वो चूड़ियाँ बनाने के कारोबार में ही हैं, चूड़ियाँ बनाने का ही काम है उनका बेसिकली। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का क्या होता है? इंडस्ट्री रिलेटेड टू मेकिंग ग्लास, यानी कांच। तो कांच बनाने की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर, मतलब फिरोज़ाबाद जो है वो भारत का सेंटर है, ठीक है, जहाँ पर भारत का बीच कह सकते हैं, कि जहाँ पर ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री बहुत उठ रही है, इतना ज़्यादा यहाँ पर कांच का काम होता है।
where families have spent generations working around furnace. furnace का मतलब क्या होता है, देखा जाए तो ढांचा कहा जा सकता है. furnace का मतलब होता है closed room और container where heat is produced. मतलब ऐसा ढांचा होता है एक तरीके से कहा जाए जहाँ पर, या भट्टी भी कही जा सकती है, भट्टी जहाँ पर बहुत ज़्यादा आग निकलती हो. कांच बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्ड करने के लिए वेल्डिंग, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल और ग्लास पीसेस बाय हीटिंग देम. आपने कई बार कांच के लिए नहीं देखा होगा शायद, लेकिन जैसे वायर्स वेल्ड करते हैं, जैसे मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो होता है ना, उसमें एक मशीन होती है, वेल्डिंग मशीन कहते हैं बेसिकली उसे. उस मशीन से जो है हीट निकलती है, आग निकलती है, ताकि दो जो मेटल्स हैं या तार हैं वो जुड़ जाएं, राइट. वेल्डिंग मशीन, या लोहे की जो रॉड्स होती हैं, सलाखें होती हैं, वो जुड़ जाती हैं वेल्डिंग मशीन से. वो वेल्डिंग ग्लास को जोड़ने में भी काम आती है, पिघल कर जुड़ जाते हैं, राइट. तो पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ यहाँ पर जितने भी परिवार रह रहे हैं ना, उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों ने इन्हीं भट्टियों के इर्द गिर्द, इन्हीं ग्लासेस को वेल्ड करने के इर्द गिर्द ही अपनी सारा समय निकाला है. और यहाँ देखकर ऐसा लगता है, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पर चूड़ियाँ, इतना उत्पादन है चूड़ियों का, कि देखकर ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरी धरती पर जितने भी औरतें हैं जिन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई है ना, उन सभी चूड़ियों को यहाँ फिरोज़ाबाद में ही बनाया हुआ है. तो ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे और सदियों से, मतलब पीढ़ियों से, जनरेशन्स से ये सभी परिवार, ये सभी लोग जो हैं चूड़ियाँ बनाने के कारोबार में हैं. तो यहाँ पर चूड़ियों, और भारत का सेंटर है बेसिकली ये चूड़ियाँ बनाने के काम में. मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम, और मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है. अब यहाँ ये ध्यान रखिए, हो सकता है आपसे कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से पूछा जाए, या एक तरीके से डिफ्रेंसिएशन पूछा जाए कि मुकेश के परिवार के और जो साहिब है उसके परिवार की फैमिलीज़ को लेकर. तो ये भी बेटा पॉइंट्स बनाते रहना साथ साथ, कि मुकेश क्या बनना चाहता था और जो साहिब है उसके किस तरीके के ख्वाब थे, क्या ड्रीम्स थे. वहीं साहिब की फैमिली ढाका से आई हुई फैमिली एक थी, वो भी एक ऐसी फैमिली जिसके पास आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी नहीं था, अपना पहचान पत्र तक नहीं था, राशन कार्ड में बस उनका नाम था ताकि उनको आटा दाल चावल मिल जाए. लेकिन मुकेश का परिवार उन परिवारों में से एक था, फिरोज़ाबाद के रहने वाले उन परिवारों में से एक था जो चूड़ियाँ बनाते हैं. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी को भी पता नहीं था कि जो काम ये लोग कर रहे हैं वो गैर कानूनी काम है. क्या है गैर कानूनी? चूड़ियाँ बनाना क्या गैर कानूनी है? बिल्कुल नहीं. चूड़ियाँ बनाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया होती है ना चूड़ियाँ बनाने की, वो इतनी आसान नहीं होती. उसके लिए कम उम्र के बच्चों के से वो काम करवाना वो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इतनी गर्मी, इतनी हीट होती है, और बंद होता है पूरा का पूरा वो जो, इसे बेसिकली जो फर्नेस है भट्टा भी कहा जाता है, कि जो भी एक हॉल जैसा है वो पूरी तरीके से बंद रहता है. वहाँ पर इतनी गर्मी होती है और टेम्परेचर इस तरीके का होता है कि ये इलीगल है. डिंगी क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखिए, डार्क एंड डिम, मतलब यहाँ पर लाइट नहीं, अंधेरा होता है, हवा नहीं आती है प्रॉपर, लाइट प्रॉपर नहीं आती है. तो बच्चे की ग्रोथ के लिए ये बहुत नुकसानदायक है. तो ये देखा जाए तो इलीगल है, गैर कानूनी है ये काम जिसकी. और यहाँ पर जितने भी बच्चे, जो 20,000 बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं और जो लोग ये काम करवा रहे हैं, उनको खुद को ही नहीं पता कि ये गैर कानूनी है, इतनी अनअवेयरनेस है. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours. Slog का मतलब क्या है? Work hard. और daylight hours मतलब जो दिन का जो समय है, मतलब दिन में ये अपना यहाँ पर ही टाइम गुजारते हैं, यहाँ पर ही मेहनत करते हैं. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और अपने आँखों की रोशनी को ख़राब कर रहे हैं. मतलब अंधेरे में एकदम काम कर रहे हैं तो आँखों की रोशनी पे तो असर पड़ता ही है. तो यहाँ पर अगर किसी को पता चले ना, तो यहाँ पर जो कानून है उनको बाहर खींचना है, मतलब उन्हें
अलाउ ही नहीं करे कि इन भट्टियों में या भट्टों के अंदर जो काम करना है वो कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, उनके ऑर्गन्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये बच्चे बायोलॉजिकली पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं हुए हैं। जब बायोलॉजिकल डेवलपमेंट पूरा हो जाता है उसके बाद शरीर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें सह सकता है, राइट। लेकिन जब तक आप बायोलॉजिकली पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हो, उसमें इस ऐसे वातावरण में, ऐसे टेम्परेचर के अंदर भेज देना जहाँ पर इतना ज़्यादा कोई वेंटिलेशन नहीं है, हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, वो कितना खतरनाक और घातक हो सकता है इनके डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए अंदरूनी तौर पे ये बच्चे कई ऐसे होते हैं जो कमज़ोर ही होते हैं। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. यहाँ पर जो मुकेश है वो जब नरेटर को अपने घर ले जाने की जब बात हुई कि मैं अपने घर लेकर चलूँगा आपको, तो इतना खुशी से झूम उठा और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई और उसका कहना है कि मेरा घर अभी अभी फिर से बना है। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. प्राइमेवल स्टेट, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यानी जब वो उसके घर जा रही थी तो किस तरीके का रास्ता है वो बताती जा रही थी कि बदबू ही बदबू आ रही थी। पूरा जो रास्ता था, वो जो गली थी जहाँ से वो लेकर जा रहा था मुकेश, वहाँ पर इतनी बदबू थी। क्यों? क्योंकि एकदम सिकड़ा हुआ सा, ना वहाँ पर कहीं प्रॉपर खिड़कियाँ हैं, ना दरवाजे प्रॉपर हैं। तो क्या होता है, वेंटिलेशन घर में बहुत ज़रूरी होता है यहाँ ताकि हवा का आना जाना हो सके। तो वो एक तरीके से आपको बहुत ही ब्रीदेबल लगता है, ढंग से सांस आती है। अब आप सोचिए आपके घर में सारी खिड़की दरवाजे बंद हो जाए और आपको परमानेंट उसी में ही रहना पड़े, तो बहुत ही घुटा हुआ हो जाता है, घुटन सी महसूस होती है, राइट। यहाँ पर ये जितने भी घर हैं जहाँ पर मुकेश रह रहा है, वो घर इतने पास पास और इतने सिकड़े हुए से हैं कि हवा क्रॉस होने की भी प्रॉपर जगह ही नहीं है। यहाँ पर कहीं जानवर भी वहीं पर बांध रखे हैं, वहीं पर ही कुछ आवारा भी जानवर वहीं पर ही भटक रहे हैं, तो उनकी भी बदबू आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि सबके सब एक ही जगह के इकट्ठे हो गए। अब हम कुछ वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार, राइट। चोक्ड का मतलब होता है फंसा हुआ। तो यहाँ यानी जो लेन है या गलियाँ है वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है और जो नालियाँ होती हैं उनमें कचरा फंसा हुआ है, तो जितना भी कचरा है वो जा ही नहीं पाता है। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद, होवल्स का मतलब होता है स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ियाँ जिसे कहा जाता है। तो स्लम्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बल का मतलब क्या होता है, क्रम्बल बेसिकली यहाँ मतलब वॉल्स जो है एकदम पुरानी हुई उखड़ी हुई सी जो दीवारें हैं, मतलब परतें निकल रही हैं उनकी कि कभी भी गिर जाएंगी। बूबली डोर्स का मतलब है अनस्टेडी, मतलब स्टेबल नहीं रहना। तो कैसे खिड़की दरवाजे हैं ये बताए जा रहे हैं, जहाँ खिड़कियाँ तो खैर है ही नहीं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग मतलब एक साथ। तो जानवर और इंसान ऐसा लग रहा है दोनों एक ही साथ रह रहे हैं इन अ प्राइमेवल स्टेट। प्राइमेवल मतलब प्री हिस्टोरिक, यानी इसका ये मतलब है कि जब इंसानी शुरुआत हुई थी ना, इंसान जब रहने लगे थे उसके बाद ही तो एवोल्यूशन हुआ था। तो ऐसा लग रहा था आदि मानुष के समय से ये सब चला आ रहा हो, उस समय का वातावरण सा लगता है जहाँ इंसान और जानवर सब एक ही साथ रह रहे हो और सांस भी ढंग से नहीं आ रही है और बहुत बदबू आ रही है। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. Bangs मतलब ऐसे थपथपाना, दरवाजे को थपथपाया। तो वो ऐसे ही मुझे गलियों से लेकर गया और उसने एक घर के सामने रुका और दरवाजे को खटखटाया और अपने पैर से धक्का मारते हुए उसके अंदर घर के अंदर गया। अब वही वोबली का क्या मतलब हुआ, एकदम अनस्टेडी सा दरवाज़ा था। तो लोहे का, दिखने में तो लोहे का लग रहा था, लेकिन एकदम अनस्टेडी था, मतलब स्टेबल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि टूट जाएगा, गिर जाएगा, इस तरीके का सा लग रहा था। We enter a half built shack. शैक का मतलब ये होता है एक तरीके की झुग्गी ही होती है बेसिकली, कि एक ऐसा घर जो प्रॉपर घर नहीं होना, राइट। तो यहाँ है कि इस आधा अधूरा बना हुआ शैक के अंदर ये लोग घुसे। इन वन पार्ट ऑफ इट, thatched with dead grass, it is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. इसका मतलब है कि
उस घर में एक हिस्से में एक तरफ क्या हो रहा था, फैश्ड का मतलब है कवर्ड विथ ड्राई ग्रास, मतलब सूखा घास जो होता है ना उसका ढेर बेसिकली। विथ डेड ग्रास इज़ अ फायर स्टोव, जहाँ एक फायर स्टोव यानी जो चूल्हा जिसे कहा जाता है, वहाँ पर एक चूल्हा है जिसके ऊपर एक वेसल रखा हुआ है यानी एक मटकी या कोई भी बर्तन रखा होगा जिसके अंदर सिजलिंग स्पिनच लीव्स यानी जो है स्पिनच का मतलब होता है पालक, तो पालक की पत्तियाँ उबलते हुए पानी के अंदर डाल रखी है तो वो उबल रही है। On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables, और बाकी के ये तो सब्जी शायद पालक का साग बना रहे होंगे तो वो पालक चढ़ाया हुआ था, और कुछ थालियाँ जो हैं एल्यूमिनियम प्लेटर्स, कुछ थालियाँ जो है एल्यूमिनियम से बनी हुई वो ज़मीन पे रखी हुई हैं और उसके अंदर और सारी कटी हुई सब्जियाँ हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. फ्रेल का मतलब है कमज़ोर सी, दुबली पतली सी और यंग लड़की, यंग वुमन, यंग महिला, यानी एक दुबली पतली सी कमज़ोर सी जो एक महिला है वो शायद खाना बना रही थी, शाम का खाना यानी डिनर बना रही थी पूरी फैमिली के लिए। Through eyes filled with smoke she smiles. अब चूल्हे पर काम करते हैं तो धुआं बहुत जाता है आँखों में, तो वो एकदम आँखों में धुआं भरे होने का मतलब ये है कि आँखों में जाता है तो बहुत खांसी भी आती है, आँखों से पानी भी बहुत टपकता है। उसकी ऐसी ही सिचुएशन थी, लेकिन नरेटर का कहना है जब मैं घर में आई और मैंने उसे देखा और उसने जब मुझे देखा तो उसने अपने चेहरे पे एक स्माइल लेकर आई। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, यानी मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वाइफ है वो, तो इसका मतलब मुकेश की भाभी हुई। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. यानी यहाँ पर वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो एज में छोटी ही है, और उसने कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, मतलब बहू क्या होती है, डॉटर इन लॉ, या डॉटर इन लॉ क्या होती है, बहू, घर की बहू। तो उस तरीके से उसने बोलना चालू करा एकदम कमांडिंग तौर पे, मतलब शी इज़ वर्दी एंड सो इज़ रिस्पेक्टेड, मतलब वो उस तरीके से ही कमांड कर रही थी, मतलब हुक्म चला रही थी और अच्छे वे में, सही तरीके से हुक्म चला रही थी, कोई ज़बरदस्ती का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, अच्छे वे में एक हुक्म चला रही थी। और क्या बोलती है, उसका एक हुक्म किस पर चलता है, तीनों आदमियों पे, अपने हस्बैंड पे भी, मुकेश पे भी और उनके पिता पे भी, यानी जो ये लड़की है उसके फादर इन लॉ पे भी। तो यहाँ बेसिकली कहने का ये मतलब है कि इस घर की कर्ता धर्ता वही है, उसी का ही हुक्म चलता है वहाँ पे कि ये काम कर लो वो काम कर लो, तो वो एकदम उसी तरीके से थी और स्ट्रॉन्ग भी लग रही थी उस मामले में, राइट। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. Veil का मतलब क्या होता है, घूंघट, और विड्रॉज का मतलब क्या होता है, गोज बैक। यानी जब वो ओल्डर मैन आया, यानी जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है एक, वो आया, ये कौन है बुज़ुर्ग व्यक्ति, इनके ससुर जी, ये जो यानी मुकेश के पिता, मुकेश के पिता जब आए तो वो दीवार के पीछे चली गई और उन्होंने घूंघट ले लिया। तो यानी ये एक जैसे जो पर्दा प्रथा भी होती है, तो ये पर्दा कर लिया कि भाई पिताजी आए हैं तो मैं घूंघट ले लूँ। As custom demands, daughter-in-laws must veil their face before male elders. और ये भी एक प्रथा ही है, एक रिवाज है कि जब भी कोई बुज़ुर्ग पुरुष आते हैं तो उनका आदर भाव करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए जितनी भी स्त्रियां हैं वो घूंघट ले लेती हैं। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Impoverished का मतलब होता है very poor. यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, ये कौन है, ये बुज़ुर्ग व्यक्ति कौन है जिससे पर्दा लिया गया है, एक बहुत ही ज़्यादा गरीब चूड़ी बनाने वाला। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लेबर का मतलब है मेहनत, यहाँ पे काम जो कर रहे हैं। फर्स्ट एज अ टेलर, देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, sent his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. अब यहाँ पे फिर से एक मेहनत वाली बात चल रही है कि बहुत सारे इतने सालों से मेहनत करने के बावजूद, पहले उन्होंने एक टेलर के तौर पे काम किया, पहले वैसे मेहनत की कि एक टेलर के तौर पे काम किया, उसके बाद वो चूड़ियाँ बनाने लग गए,
लेकिन उसके बावजूद वो एक घर को भी रेनोवेट नहीं कर सके। रेनोवेट का मतलब है मरम्मत कराना घर की, तो मरम्मत नहीं करा सके घर की, अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज नहीं सके। He has failed to renovate a house, send his two sons to school. ना तो घर की मरम्मत करा सके, ना ही अपने दोनों ही बेटों को स्कूल भेज सके। वो सिर्फ क्या कर सके, वही काम वही सिखा सके अपने बच्चों को जो उन्हें खुद आता है, और वो क्या है, चूड़ियाँ बनाना। यानी इतने सालों से चलती आई मेहनत जो है, उसके अंदर अभी भी कोई सुधार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कि अपना घर भी रिपेयर नहीं करवा पा रहे। घर जो कभी भी ऐसा लगता है कि मानो अब गिरा तब गिरा, उसकी मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं, तो सिचुएशन सुधर ही नहीं रही है। तो पिछली स्टोरी में भी हमने देखा कि जो पोवर्टी थी, पोवर्टी यानी गरीबी, ये एक ऐसी सिचुएशन यहाँ हो गई है जो ऐसा लगता है मानो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो ये परिस्थिति। ऐसा ही मुकेश के पिता के साथ, मुकेश के परिवार के साथ हो रहा है। इसी वजह से ना घर सुधार पाए और ना ही अपने दोनों ही बेटों को, जो मुकेश के पिता हैं, वो स्कूल भेज पाए पढ़ने लिखने के लिए, ताकि वो तो कुछ सीख सकें और बहुत एक बेहतर भविष्य बना सकें। जब वो ये सब कुछ नहीं कर पाए तो उनके पास बचा ही क्या था करने के लिए। उनको सिर्फ चूड़ियाँ बनाना आता था, और इसीलिए वही कला उन्होंने अपने बेटे को सिखाई। उन्होंने अपने दोनों बेटों को चूड़ियाँ बनाना सिखाया। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. इसका क्या मतलब है? उस घर में मुकेश की दादी भी रहती हैं, यानी मुकेश के पिता की माँ। तो मुकेश की दादी क्या कहती हैं? ये कर्म होते हैं, मतलब कर्म, जो हमारा जो काम है, कि ये कर्म होते हैं हिज डेस्टिनी। डेस्टिनी क्या होती है? हमारा नसीब। तो ये है कि ये सब नसीब का खेल है, हमारे कर्म है। मुकेश की ग्रैंड मदर ने ये बात कही, जिसने खुद अपने पति को, यानी मुकेश के दादाजी को अंधा होते हुए देखा था। यानी ये जो दादी हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा था। क्यों? क्योंकि वो ग्लास, यही बैंगल्स बनाने का ही काम करते थे, और जितनी भी डस्ट पॉलिश करनी होती है, जैसे कांच की चूड़ियाँ जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रोसीजर्स होते हैं। एक प्रोसीजर ये भी होता है कि जब चूड़ियाँ बन जाती हैं तो उसके बाद उसको क्लीन भी करना होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। उसी की वजह से जो क्लीनिंग और डस्टिंग का ये जो काम था, उसकी वजह से धीरे धीरे मुकेश के दादाजी की आंखों की रोशनी चली गई। एक्चुअली जो कांच के बहुत ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं, जो एकदम धूल जैसे लगते हैं, वो धीरे धीरे आंखों में जाते हैं। तो जो धूल मिट्टी होती है वो आंखों में जाती है, तब भी तो आंखों में हमें खुजली होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है। तो सोचिए, वही धूल मिट्टी में अगर कांच के पार्टिकल्स हों तो धीरे धीरे रोशनी खराब होना आँख का ज़रूर मतलब है ही, ऑब्वियस ही है कि हो ही जाएंगी खराब। उसके अलावा जिस तरीके का वातावरण रहता था उन भट्टियों के अंदर, जिस तरीके का टेम्परेचर रहता था, उसका आँखों पर और भी बुरा प्रभाव पड़ता था। इसीलिए बच्चों का वहाँ पे काम करना इल्लीगल था, गैर कानूनी था। Can a God-given lineage ever be broken? God-given lineage होता है here a profession carried on through the generations of a family glass bangle making. She implies, अब वो कहती है कि पीढ़ियों से चले आए काम पर भी क्या रोका जा सकता है। यानी ग्रैंड मदर, जो दादी हैं, इनकी विचारधारा के बारे में बताया गया है कि जो काम हम पीढ़ियों से करते आए हैं, वही भविष्य में भी वही चलेगा। यानी इनका मानना था कि हमने चूड़ियाँ बनाई, हमारे बच्चे चूड़ियाँ बनाएंगे, उनके बच्चे भी चूड़ियाँ ही बनाएंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। यहाँ पर फिर से वही आ जाता है पॉइंट जो मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स ध्यान से इस पॉइंट को याद रखिए। पॉवर्टी क्यों आ रहा है ये पॉइंट वापस, कि मुकेश की दादी जी के समय से ये सब चला आ रहा है, लेकिन उनकी परिस्थिति अभी भी नहीं ठीक हो रही है। तो मतलब ये कांस्टेंट गरीबी चल रही है, स्थिति में सुधार आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पर ये जो दादी जी हैं, वो अपने आप को ये कहकर सांत्वना दे रही हैं कि ये तो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता आया हुआ काम है और ऐसे ही चलता रहेगा। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोज़ाबाद। अब चूंकि कास्ट का मतलब यहाँ ये है कि जैसे घड़े बनाने वालों को कुम्हारी कह दिया गया है, तो ये बेसिकली वैसे उनकी जाति नहीं है, लेकिन उनका काम उनकी जाति के नाम, वो इतना ज़्यादा वही काम करते थे कि उनकी जाति ही बन गई वो। तो ऐसा अपने आप में कुम्हार कोई जाति नहीं है, ये तो कर्म है, ये तो उनका काम है।
वैसे ही चूड़ियाँ बनाना ये एक काम है, और चूंकि ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला आया है तो ये उनकी जाति ही बन गई एक तरीके से, ये चूड़ी बनाने वाले। ठीक है, उन्होंने ये जो जितने भी लोग हैं जो चूड़ियाँ बनाते हैं, उन्होंने लाइफ टाइम चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी हैं, हर समय, चाहे घर हो, बाहर रोड्स हो, फिरोज़ाबाद की हर गली में यही काम एक देखा है, राइट। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lying in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcrafts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। यहाँ पर हम कुछ वर्ड के मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले है माउंट्स, इसका मतलब होता है हीप। इसके अलावा अनकैम्प्ड, जिसका मतलब है नॉट टेकन केयर ऑफ, यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है बहुत। यार्ड का मतलब भी देख लेते हैं, ओपन एरिया एट द बैक ऑफ द हाउस, घर के पीछे या घर के साइड में भी हो सकता है ये एरिया, घर के पीछे की तरफ या साइड की तरफ जो एरिया होता है उसे यार्ड कहा जाता है। प्लॉट का ही हिस्सा वो होता है, यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि हर तरफ चूड़ियाँ हैं और अलग अलग रंग की, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सब कलर्स ही हैं, कि अलग अलग चूड़ियाँ देखी, अलग अलग कलर्स की चूड़ियाँ देखी। एक इंद्रधनुष में जितने भी रंग होते हैं 7 रंग, वो सारे के सारे रंग जो है उनकी चूड़ियाँ, हर जगह चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। और वो कहाँ रखी हुई है? लाइन इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, मतलब यार्ड्स में एकदम एक के ऊपर एक जो गुच्छे बनाकर रखे जाते हैं। अगर आपने कांच की चूड़ियों के कभी गुच्छे, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में गुच्छे के गुच्छे बनाकर रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक बंडल के बंडल बना के रखे जाते हैं। और on four-wheeled handcraft pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। shanty town का मतलब है a town that is full of small roughly built hut, मतलब इस तरीके की रफली बिल्स हट का मतलब है कि इस तरीके के घर जो बहुत ही शेंटी हाउस का मतलब है कि वही झुग्गी झोपड़ी जिसे कहा, कच्चे मकान बेसिकली। तो यहाँ है कि ये सारे के सारे जो बंडल्स होते हैं ना चूड़ियों के, उन सबको कहाँ पे एक कार्ट के ऊपर रखकर, जिसे वेगन भी कहा जाता है, उसके ऊपर रखकर, और हथ गाड़ी कहते हैं इसको, हाथ से ही वो पहिए लगे होते हैं, बस 2 पहिए लगे होते हैं, और एक कार्ट सी है जहाँ पर रख के और वहाँ पे उस गाड़ी पे रख के और हाथ मारते हुए जो नौजवान लोग जितने भी हैं या छोटे बच्चे भी हैं वो बस बेचने के लिए निकल जाते हैं। और इन्हीं गलियों से, ये जो छोटी छोटी गलियां हैं जहाँ कच्चे मकान हैं, बदबूदार सड़कें हैं, वहीं पर इनको बेचने के लिए निकल जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक का ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है। And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles। अभी जो चूड़ियाँ बनाने वाले लोग हैं, इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है यहाँ पर। हमारी जो नरेटर है वो छोटे बच्चों से ही जब ये सभी के सभी जो चूड़ी बनाने वाले हैं, जब छोटी उम्र में ही होते हैं, यानी बच्चे होते हैं, उसी उम्र से इस काम के अंदर लग जाते हैं। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बायोलॉजिकली ही इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि इतना बारीक काम, और थोड़ा ख़तरनाक भी है, और इतने ख़तरनाक से और इतने ख़राब टेम्परेचर के अंदर रहना इतनी कम एज में, वो इनकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, चाहे छोटे लड़के हों लड़कियां हों, वो अपने मदर्स के साथ, अपने पिता के साथ, इनके साथ साथ बैठकर और ये चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, यानी जो कांच के टुकड़े होते हैं ना, उनको चूड़ी का शेप देने का ये काम कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, यानी जॉइन कर रहे हैं। तो डार्क हटमेंट्स, मतलब ये हटमें मीन्स वही है जो झोपड़ियाँ बेसिकली। और डार्क क्यों? क्योंकि जैसे पहले भी बताया गया था कि जो फर्नेसेस होते हैं वो एकदम अंधेरे के अंदर ये काम होता है, एकदम रोशनी में नहीं होता। और लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, यानी जैसे रात, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है लेकिन उजाला तो चाहिए ना काम करने के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने लैम्प्स लगाए हुए होते हैं। लैम्प्स क्या होते हैं? लालटेन, मतलब यहाँ पर लालटेन है। और फ्लिकरिंग का मतलब होती है झपझपाती हुई, तो यानी जो लौ होती है, झपझपाती हुई लौ में अपनी माँ, अपने पिता के साथ बैठे हुए ये जो बच्चे हैं चूड़ी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। इसका मतलब ये है कि ये सभी जो बच्चे हैं ना, क्योंकि कम उम्र से ये सब ये काम करने लग जाते हैं और बड़े होने तक भी वो यही काम करते रहते हैं,
तो इन लोगों की जो आंखें हैं वो अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो जाती हैं बजाय रोशनी के। यानी आप और हम हैं, हमें रोशनी की आदत है, रात भी हो जाए हम लाइट ऑन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं है। इनकी आंखें जो हैं अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट रहती हैं और इसी वजह से धीरे धीरे ये अपनी आँखों की रोशनी बड़े होने से पहले ही खोने लग जाते हैं, आँखों की रोशनी कम होने लग जाती है और अंधे होने की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. Soldering का मतलब भी यहाँ पर ज्वाइन करना ही है, और ड्रैप का मतलब है जैसे कई बार रंग उड़ जाते हैं, धूप में सुखा देते हैं कपड़े, या बहुत पुराने हो जाते हैं तो उनके रंग से उड़ जाते हैं। तो इसी तरीके की एक लड़की है जिसका नाम है सविता, और उसने एक पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, और वो जो कलर है बहुत ही उड़ सा गया है, तो समझ में आ रहा है बहुत ही पुरानी सी कोई ड्रेस है। और वो ड्रेस पहन के एक बुज़ुर्ग महिला के पास में ये लड़की बैठी है और ग्लासेस के जो टुकड़े हैं वो जोड़ रही है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. टोंग्स का मतलब होता है बेसिकली मशीन्स जो होती हैं, मशीन्स के जो पुर्जे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जिस तरीके से काम करते हैं मशीन्स, राइट, बहुत ही इफ़ेक्टिवली और बहुत ही ज़्यादा स्विफ्टली काम करते हैं। देखने में ऐसा लगता है एफर्टलेस काम हो रहा है, ज़्यादा ज़ोर नहीं आ रहा। ये जो लड़की है सविता वो भी इसी तरीके से काम कर रही है, चूड़ियाँ जोड़ने वाला एकदम कि भाई जैसे उसको ज़ोर ही नहीं आ रहा है काम करने में, एकदम एफर्टलेस काम कर रही है, मानो कोई मशीन काम कर रही हो। और यहाँ पर हमारी नरेटर सोच रही है कि क्या इस लड़की को चूड़ियों की सैंक्टिटी के बारे में मालूम है। सैंक्टिटी का मतलब होता है इसकी जो इम्पोर्टेंस है, बेसिकली सैंक्टिटी का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग सेक्रेड। सेक्रेड यानी होली या पवित्र। चूँकि हिंदू सभ्यता के अंदर चूड़ियाँ जो हैं वो किससे जोड़ी जाती है, सुहाग से जोड़ी जाती है। यानी इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, यानी जो भी जितनी भी सुहागनें होती हैं, मैरिड वुमन होती हैं, तो उनकी सुहाग की निशानी होती है कि हाँ ये जो लड़कियां हैं ये सुहागन हैं, और इसीलिए इसे पवित्रता और प्योरिटी का एक सिंबल माना जाता है, राइट। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ। तो ये शुभ माना जाता है एक तरीके से कि चूड़ियाँ पहनना एक सुहागन के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो ऐसा नहीं है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई वो चूड़ियाँ नहीं पहनती, ऑफ कोर्स पहनती हैं, लेकिन उनके लिए चूड़ियाँ पहनना एक्सेसरी पहनने जैसा है। यानी तैयार हो रहे हैं तो एक तरीके से ब्यूटी का या एक्सेसरी आइटम है, ज्वेलरी आइटम है उनके लिए। लेकिन एक मैरिड वुमन के लिए, एक सुहागन के लिए ये सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है, ये उसका सुहाग चिन्ह है, राइट स्टूडेंट्स। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. Dawn on her का मतलब है कि एहसास होना, कि अचानक से उसे इस बात का एहसास होना। ड्रेप का मतलब होता है लिपटा हुआ होना, यहाँ पर ड्रेप का मतलब है पहना हुआ। तो इस सेंटेंस का मतलब बेसिकली निकल के आ रहा है कि एक दिन इस लड़की को ये एहसास होगा कि इस चूड़ियों की क्या महत्वता होती है, क्या इम्पोर्टेंस होती है। और किस दिन एहसास होगा, जब ये लाल रंग के जोड़े के अंदर रेडी होगी। यानी दुल्हन के बारे में बात हो रही है कि जब इस लड़की की जिस दिन शादी होगी ना, उस दिन ये दुल्हन का जोड़ा पहनेगी, और दुल्हन का जोड़ा रेड कलर का होता है। अब आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स चल रहे हैं, बट बेसिकली सुहाग का जोड़ा लाल रंग ही कहा जाता है, राइट। उसमें जब लाल रंग के वेल, अगेन जैसे मैंने कहा था घूंघट, तो यहाँ पर वही है कि जब चुनरी, लाल रंग की चुनरी सर पे लिए हुए जब आएगी और हाथों में मेहंदी लगी हुई होगी, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना। हिना क्या होती है, मेहंदी। तो हाथ जो है, हाथों पे मेहंदी लगी हुई होगी उस दिन जब उसने वो जो चूड़ियाँ पहनी होंगी ना, उस दिन उन चूड़ियों का उनको सही मतलब समझ में आएगा जो हमारे समाज में माना जाता है। She will then become a bride, और उस दिन वो एक दुल्हन बनेगी। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। Like the old woman beside her who became one many years ago, she still has bangles on her wrist but no light in her eyes. यहाँ पर ये तुलना कर रही है, जो सविता लड़की है इसकी तुलना कर रही है उस महिला से जिसके बगल में ये बैठी हुई थी, उस बुजुर्ग महिला से, राइट। उस कहती है कि ये भी चूड़ियाँ पहनेगी और बिल्कुल उस महिला की तरह जिसकी शादी बहुत साल पहले हुई होगी और उसने भी अपनी हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई है, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक नहीं रही है। तो यहाँ चमक नहीं रही है का क्या मतलब है कि उसकी आंखों की रोशनी अब कम हो गई है उस काम की वजह से।
कि आज तो ये जो सविता, ये जो लड़की है, इसकी तो ये यंग है, इसकी आंखों की रोशनी भी अभी सही है, तो इन्हें ये चूड़ियों का मतलब यहाँ बेसिकली बताया जा रहा है कि ये सिर्फ ये एक सुहाग की निशानी है, लेकिन इसको बनाते समय ये कितनी रिस्की होती है कि वही सुहागन जिसके लिए ये इतना इम्पोर्टेंस रखती है, वही सुहागन की रोशनी इन्हीं चूड़ियों को बनाते हुए चली जाती है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको क्लियर है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. वो क्या कहती है कि एक वक्त शेर भर, शेर क्या होता है, वैसे तो एक यूनिट, एक क्वांटिटी होती है, जैसे मुट्ठी भर हम कहते हैं, तो शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी पेट भरने के लिए क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी तो चाहिए ही होती है ना खाने की, कि भाई इतना खाना होगा तो उससे पेट भर जाएगा। लेकिन ये क्या कह रही है कि उसने आज तक के अपने जीवन में एक समय भर पेट खाना भी नहीं खाया है। That's what she has reaped, और ये है उसकी पूरी मेहनत का फल। रीप का मतलब बेसिकली होता है या तो पका हुआ होना, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फल हमको मिलता है, हमारे परिश्रम का जो हमें फल मिलता है ना, रिजल्ट बेसिकली। तो इसने कहा कि मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरी आंखों की रोशनी तक जो जा रही है, उसका मुझे ये फल मिला है लास्ट में कि आज तक मैंने एक समय का खाना भी भरपेट नहीं खाया है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know. ये जो है बेटा, वो सविता नहीं है, ये कौन है, वो जो दूसरी महिला है, जो बुजुर्ग महिला है, उसके बारे में बात हो रही है, और उसके हस्बैंड के बारे में बता रहे हैं कि उसके हस्बैंड कैसे हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी है। वो क्या कहता है, हस्बैंड क्या कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मतलब ये क्या कहता है, इसका हस्बैंड कहता है कि मुझे तो चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। आई नो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ चूड़ियाँ बनाना ही आता है, और आज तक मैंने अपने परिवार के रहने के लिए एक घर ही बना पाया हूँ, उसके अलावा आज तक कुछ भी नहीं, इतना ही है बस कर पाया हूँ कि मैं अपने परिवार को एक छत दे सकूँ। दैट्स इट, बस इतना ही कर पाया है कि अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बना सके, एंड दैट्स इट, nothing else he could have done, right? Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब यहाँ इसकी ये बात सुनकर ऐसा लगता है मानो उसने कुछ ऐसा अचीव किया हुआ है जो बहुत लोगों ने अचीव नहीं किया है। अब स्टूडेंट्स, एक इंसान को की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो तीन ही होती हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात कर रही हूँ, रोटी, कपड़ा और मकान, राइट? यहाँ उसने मकान की जो एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर ली, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन तीनों में से मकान की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वो बनाना सबसे मुश्किल और कॉस्टली भी कह सकते हैं, सबसे कॉस्टली होता है, तो ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये सुनकर ऐसा लगता है कि दुनिया में इतने लोग हैं जो अपने घर नहीं बना पाए, लेकिन इस व्यक्ति ने शायद वो एक बड़ा काम कर लिया है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. Rings in every home का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि यही बात हर घर में गूंज रही है। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बैंगल्स के बिज़नेस में है, चूड़ियाँ बनाने के बिज़नेस में तो है, लेकिन अभी तक इस बिज़नेस का उनको इतना कोई फल नहीं मिला है। हर घर में यही कहानी है, हर घर के अंदर यही दुख है, और यही बात कही जा रही, सबने यही एक ही बात कही कि भरपेट खाना तक नहीं मिलता है, वो इतना सफिशेंट नहीं हो पाता है कि एक समय का पेट भर के खाना भी मिल सके। हर घर में यही बात है। द यंग मैन एको का मतलब होता है गूंज। The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. इसका ये मतलब है, lament का मतलब होता है दुख या शोक मनाना। यहाँ पर ये एक शिकायत है, दुख भरी शिकायत है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जितने भी यंग लोग हैं ना, और माइंड नंबिंग टॉयल का भी मैं मान लूँ, बता देती हूँ। माइंड नंबिंग का मतलब होता है एकदम बोर हो जाना, कि दिमाग अब आगे काम ही नहीं कर रहा है। सिर्फ बोर हो जाना नहीं, मतलब कुछ भी नया सोच ही नहीं पा रहा है, कि सुन्न पड़ गया है दिमाग एकदम, कि हमारी तो यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है, इसके अलावा तो हम क्या ही कर पाएंगे। और टॉयल का मतलब होता है मेहनत,
हार्ड वर्क करना, राइट। तो यहाँ पर जितने भी यंग लोग हैं या करंट जनरेशन जो है, उनकी ये शिकायत अपने बुज़ुर्गों से रहती है कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, और हम भी इसी वजह से कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस फिरोज़ाबाद में ही अटक कर रह गए हैं, इसी मेहनत के अंदर एकदम जूझ रहे हैं यहाँ पर। और उनमें अब ये क्षमता ही नहीं रही, उनकी जो ये लाइफ है उस लाइफ की वजह से, इसी तरीके की रूटीन की वजह से उनमें कोई आगे कोई सपना देखने का एक जो विचारधारा है वो विचारधारा ही नहीं रही है उनमें। ये कोई नई चीज़ का इनिशिएटिव लेने की, शुरुआत करने की उनके अंदर एक क्षमता ही नहीं रही है, और उनको सपने देखने से भी अब डर सा लगता है। उनमें ये भी क्षमता नहीं है सपने देखने की कि मैं आगे चल के क्या बनना चाहूँगा या क्या बनना चाहूँगी, राइट। क्योंकि उनके सारे ख्याल सिर्फ इसी चीज़ में खो जाते हैं कि एक समय का खाना तो पेट भर के मिल जाए, वो ही नहीं मिल रहा है तो हम क्या ही सपने देखेंगे, क्या ही अपना भविष्य बनाएंगे, राइट। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. यानी यहाँ पर ये जो नरेटर है वो कह रही है कि तुम अपना एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते। कोऑपरेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स सहयोग, बेसिकली कोऑपरेशन करना, सहयोग करना। यहाँ कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेना जहाँ आप जो काम कर रहे हो तो आप डायरेक्ट वो बिज़नेस करो। जो मिडिल मैन होता है, मिडिल मैन कौन होता है? वो व्यक्ति जो आपका सामान दूसरे मतलब जहाँ पर बेचा जाता है, ठीक है, कस्टमर्स को बेचने के लिए जिस व्यक्ति को दिया जाता है, या मान लीजिए शॉपकीपर, बहुत बेसिक लेवल पे बता रही हूँ कि एक तो होता है चूड़ियाँ बनाने वाला जिसको हम ए कह देते हैं, एक होता है सी जो कस्टमर्स को बेच रहा है, ठीक है, और बी वो है मिडिल मैन, राइट। तो ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है चूड़ियाँ बनाने वाले से सामान इस शॉपकीपर तक देने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ 3 नहीं होते बेटा, बहुत लंबी चेन होती है, मैं बहुत बेसिक लेवल पे बता रही हूँ। जो नरेटर है वो ये सुझाव दे रही है कि आप इस मिडिल मैन के झांसे के अंदर क्यों आ रहे हो, क्योंकि जितने भी जो यंगस्टर्स हैं जिनसे बात अभी कर रही है नरेटर, वो यही बात समझ में आई उन्हें कि जितने भी ये लोग हैं, इनके पिता और इनके जो एंसेस्टर्स हैं, फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज जो हैं, कि भाई दादाजी या परदादाजी जो भी बड़े बुजुर्ग रहे हैं, वो सारे के सारे इसी मिडिल मैन के झांसे में कहीं ना कहीं आ गए हैं, और उनकी इतने इतने टर्म्स होती हैं और इतने इतने लॉज होते हैं, इतने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसी के अंदर काफ़ी फंस गए हैं ये लोग। तो उतना कमा नहीं पाते जितनी इनकी मेहनत हो रही है। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अब यहाँ पर क्या है, विशियस का मतलब क्या होता है? क्रूर एकदम। तो ये मिडिल मैन क्रूर प्लान बना लेता है। ये मिडिल मैन जो होता है क्रूअल होता है काफ़ी। तो जितने भी मिडिल मैन होता है ना, एक ही तो होता नहीं है, काफ़ी सारे होते हैं, तो उनका एक तरीके से गैंग सा हो जाता है। तो इनको जो बैंगल्स बनाने वालों को पनपने ही नहीं दे रहे हैं ये। तो ये जवाब क्या देते हैं नरेटर की, इस बात का जवाब क्या देते हैं कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन हो भी जाए, ऑर्गेनाइज बन जाए, तो भी हॉल्ड अप का मतलब होता है ड्रैग्ड या टेकन अवे, यानी उसके बावजूद भी हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट सब लोग हमको जेल में बंद कर देंगे, पुलिस जो है हमको घसीटती हुई ले जाएगी और हमको जेल में बंद कर देगी, क्योंकि हम एक इल्लीगल काम कर रहे हैं। इल्लीगल क्या काम कर रहे हैं? क्या चूड़ियाँ बनाना इल्लीगल काम है? नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये लोग चूड़ियाँ बना रहे हैं, और जो छोटे बच्चे भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं, जैसे 10,000 बच्चे शामिल हैं चूड़ियाँ बनाने के काम में, तो वो तो इल्लीगल है। आपको ध्यान हो तो शुरू में ही मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये एक इल्लीगल काम है जो कि नहीं करना होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है। They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. अब यहाँ पे इन लोगों के अंदर एक तो इनका कोई लीडर नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनका नेतृत्व कर सके। नेतृत्व करना आसान नहीं होता, पता है। लीडर बनना सबको बहुत पसंद है, किसे पसंद नहीं है, लेकिन लीडर बनने का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ उठाना, ऐसे निर्णय लेना जो आपकी जिन लोगों के भी आप लीडर्स हो उनके भविष्य को सुधार सके, उनके वर्तमान को सुधार सकें, और वो निर्णय लेना जो उनके पक्ष में हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। लेकिन इतनी ज़्यादा सोच विकसित ही नहीं है इन चूड़ी बनाने वालों की, क्योंकि इनका माहौल ही इस तरीके से है और इन्हें ज़्यादा पनपने ही नहीं दिया गया है। तो इसलिए ये ज़्यादा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि ज़्यादा सपने ही नहीं देख पाते, हिम्मत ही नहीं कर पाते कि हम कोई ख़ास सपने देख लें खुद के लिए।
तो जब ऐसी स्थिति है तो ऐसे में इनको लीडर एक जो चाहिए वो लीडर कहाँ से मिलेगा, राइट। और ये लोग अपने जीवन की जद्दोजहद से जूझते हुए एकदम थक चुके हैं। अब थक शारीरिक रूप से नहीं थक चुके हैं, मानसिक रूप से थक चुके हैं। वो ये मान चुके, एक जिसे कहते हैं हथियार डाल देना या मानसिक तौर पे थक जाना कि अब तो कुछ नहीं होगा, यही हमारा जीवन है और जैसे जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सब लोग यही मानकर अब बैठ चुके हैं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं बाकी लोग, स्पेशली मिडिल मैन जो है, इनका फ़ायदा उठाते हैं। They talk endlessly in a spiral that moves poverty to apathy, to greed and to injustice. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. अब यहाँ पर ये बताई जा रही है कि जितने भी लोग हैं, ये जो चूड़ी बनाने वाले हैं, लगातार जो है, स्पाइरल का मतलब यहाँ पर है, वैसे तो स्पाइरल इस तरीके से ये होता है स्पाइरल, लेकिन यहाँ पर स्पाइरल का बेसिकली मतलब है कि एकदम अनंत, एंडलेस, बोलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, अपनी दुविधा बताते जा रहे हैं, अपनी समस्याएं बताते जा रहे हैं, एपैथी से लेकर, अपनी गरीबी से लेकर एपैथी तक। एपैथी का मतलब है लैक ऑफ कंसर्न, यानी किसी को भी इनके प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई भी इनके बारे में सोचता ही नहीं है। तो किस तरीके से हम लोग गरीब हैं, किस तरीके से लोगों को हम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है कि हम कैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और वहाँ से लेकर ग्रीड तक, लालच तक, कि किस तरीके से हम जो काम कर रहे हैं, हम पहले से ही गरीब हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो ही काम से दूसरे लोग कमा रहे हैं और ज़्यादा आर्थिक रूप से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। आर्थिक रूप मतलब फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, राइट। तो इसकी बात चल रही है। और टू इनजस्टिस का मतलब अन्याय। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो पूरा सेंटेंस है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी लाइफ बेसिकली आपको, ये बैंगल मेकर्स की जो पूरी लाइफ है वो पूरा बता रहा है कि किस तरीके से गरीबी से लेकर अन्याय तक इनके साथ क्या क्या होता है। ये गरीब है, इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं, इनकी परवाह करने वाला कोई नहीं। लोग इतने लालची होते हैं कि इन्हीं की मेहनत से ही कमाते हैं, ये भी नहीं ध्यान देते कि इन्होंने, इतने गरीब लोगों ने कितना कुछ खोया है और इनके साथ कितना अन्याय होता है कि इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। जब हमारे नरेटर ने ये सारी बातें इनकी सुनी, ये सारी व्यथा सुनी, तो वो किस नतीजे पर पहुंची? उसे ये समझ में आया कि इस संसार में बेसिकली दो संसार हैं, ये एक संसार नहीं है, बल्कि दो अलग अलग संसार है, ठीक है। विभाजन हुआ है। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट, यानी अलग अलग। और ये जो दो संसार हैं, वो उसमें एक संसार में तो कौन रहता है? वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पोवर्टी। वेब का मतलब होता है जाल, जंजाल। जो एक तो वो दुनिया है जिसके अंदर गरीब लोग हैं और वो गरीबी की उलझनों में से ही जूझ रहे हैं। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। स्टिग्मा का मतलब होता है डिसओनर। डिसओनर का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी निचली जाति के हो, अब ऊंची नीची जाति होती क्या है? समाज का ही ये बनाया हुआ है कि ये वाली जाति तो ऊंची है और ये वाली जाति नीची है, अदरवाइज़ ये ऊंच नीच वाला कोई काम होता ही नहीं है। लेकिन ये दिमाग में सदियों से चला आ रहा एक मिथ्या सी है कि अच्छा ये लोग हैं, ये तो छोटी जाति के हैं, तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और वो गरीबी से जूझ रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं और समाज की इस कास्ट सिस्टम से भी जूझ रहे हैं जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। अब आप ही सोचिए स्टूडेंट्स कि कहीं पर जन्म लेना, किसी परिवार में जन्म लेना, ये किसी भी व्यक्ति के हाथ में है क्या? कोई भी छोटा बच्चा जहाँ जन्म ले रहा है वो उसके हाथ में नहीं है, राइट। तो ये तो किसी की व्यक्ति की गलती नहीं हो सकती है ना, लेकिन फिर भी उसे इस बात की सज़ा मिल रही है कि वो एक गरीब परिवार के अंदर पैदा हुआ है। एक तो ये दुनिया है जहाँ गरीबी है और जहाँ ये सामाजिक परंपराओं से जूझती हुई लोग हैं। दूसरी दुनिया कौन सी है? द अदर इज़ अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स। जो साहूकार होते हैं यही तो होते हैं जो मिडिल मैन, साहूकार ही तो होते हैं। द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ,
जो कानून के जो रखवाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, या ये साहूकार होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस होते हैं। पॉलिटिशियंस कौन होते हैं? राजनेता। और ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या सरकारी लोग जो होते हैं ना। सरकारी लोग में भी ऐसा नहीं जो भी सरकारी काम कर रहा है, कर्मचारी है, वो नहीं। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो हायर पोस्ट्स पे होते हैं, बेसिकली बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं, सेंट्रल लेवल की पोस्ट पे होते हैं, राइट। तो उनके बारे में बात हो रही है। तो दो दुनिया है जहाँ पर तो एकदम इतने बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, जहाँ नेता भी हैं, साहूकार भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। और दूसरी एक दुनिया है जहाँ पर ये गरीब लोग हैं जो अपनी गरीबी से, जाति प्रथा से, इन सब से जूझ रहे हैं और उन्हीं उलझनों के अंदर हैं। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Imposed का मतलब है किसी के ऊपर कोई चीज़ ज़बरदस्ती, किसी का बर्डन डाल देना, बेसिकली फोर्स करना किसी के ऊपर। और बैगेज का मतलब होता है भार। तो जानबूझ कर किसी के ऊपर कोई भार पटक देना, बेसिकली। ये जो जितने भी चूड़ी बनाने वाले हैं, इनके बारे में हमारी नरेटर कह रही है कि ये चूड़ी बनाने वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी समस्याओं में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि उनके पास ये सोचने की बुद्धि ही नहीं है, या ये उनके पास सोच ही नहीं है कि वो अपने बच्चों का किस तरीके से भविष्य सुधारें। उनके पास ये सोच ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सारी सोच यहाँ तक ही सीमित हो जाती है कि अभी का तो खाना हमने खा लिया, इस समय का दूसरे समय का खाना कैसे खाएंगे, यहाँ तक ही इनकी सोच ख़त्म हो जाती है। और ये उनकी सिचुएशन ही ऐसी है कि वो इसी तरीके से सोच पाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी मौके नहीं है, कोई भी समाधान नहीं है, और कोई भी उनको हेल्प भी नहीं करता। कोई भी उनकी ना रक्षा करता है, ना सहायता करता है, कोई उनके सपोर्ट में ही नहीं है। तो ये सपोर्ट नहीं होने की वजह से क्या करते हैं, ये जिस समस्याओं से खुद इतने सालों से जूझते आए हैं, वो सारी समस्याओं का भार कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों पर भी डाल देते हैं। जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में एक तरीके से ये प्रथा ही चलती आई है, तो वो उस पर भार डाल देते हैं। और ये जो छोटे बच्चे हैं वो भी, उनको भी पता नहीं है कि जीवन, उन्होंने सिर्फ वही देखा है, चूड़ियाँ बनाना, किस तरीके से बाकी बच्चे भी भट्टों में काम कर रहे हैं, अपनी आंखें फोड़ रहे हैं, बेसिकली। तो ये उन्होंने भी वही देखा है, तो उनके लिए भी दुनिया बस उतनी ही है। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें पढ़ना भी चाहिए, उनके भी एक सपने हैं। इन सब के बारे में वो जानते तक नहीं है। तो जब ये सब जानते तक नहीं है तो समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसीलिए ये क्या है, बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तो यानी बच्चों को भी ये लगता है कि हमारे पापा भी तो यही करते हुए आए हैं, तो हम भी यही करें। तो मतलब उनके लिए बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल सी चीज़ है कि हमारे पापा ने हमेशा से, हमारे माँ ने, पिता ने, उन्होंने हमेशा से ही कांच की चूड़ियाँ बनाई हैं, तो हम भी कांच की चूड़ियाँ ही बनाएंगे। सिर्फ ये उनको इतनी ही सीमित रह जाती है सोच। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। चूड़ी बनाने के अलावा कुछ भी और करना एक हिमाकत करने जैसा है। टू डेयर मतलब हिम्मत करना कुछ, लेकिन ये हिम्मत करने की जो एक विचारधारा है वो तो उनमें है ही नहीं। अब स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि जैसे एक ना मौका मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चा हमेशा एक रेगिस्तान में ही जन्म लिया और रेगिस्तान में ही रहा, ना उसने कहीं कुछ जाना ही नहीं, उसको नहीं पता, वो सोच भी नहीं सकता कि समंदर कैसा दिखता होगा, समंदर कैसा होगा, वो अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता। तो ये उसकी गलती है? जी नहीं, ये उसकी गलती नहीं, ये उसकी परिस्थिति है। ऐसी ही कोई परिस्थिति इन चूड़ी बनाने वाले परिवारों की भी है। इनके पास चूँकि इतना समय ही नहीं है कि ये और कुछ कर पाएँ, इनके पास मौके चूँकि नहीं है, इसीलिए ये अपने बच्चों को इस काम के अंदर लगाने में मजबूर हैं। कोई भी ये चाहकर भी कोई भी अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेज पाता है, क्योंकि उनके पास इतना कुछ है ही नहीं, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैसे आ भी जाएं अगर कहीं से, तो इतनी समझ इनकी डेवलप नहीं हो पाई कि उस पैसे को खुद के लिए या अपने परिवार के लिए सही तरीके से उपयोग में ला सकें, वो भी नहीं। तो इसीलिए बहुत ही नादान और नासमझी इनमें जन्म ले लेती है, और कोई इनकी सहायता करने के लिए है नहीं, राइट। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। हिज का मतलब है चूड़ी में बनाने वाले जितने भी लोग हैं उनके बच्चे, बेसिकली, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो जिस तरीके से हमने इस पूरे पाठ के अंदर जाना
कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं एकदम, उसी तरीके से यहाँ पर ये छोटे बच्चे चूड़ी बनाते हुए बड़े हुए हैं, इसके अलावा कुछ जानते नहीं, कुछ पहचानते नहीं हैं और अपने आप से इसी सोच के साथ बड़े हुए हैं कि हम तो चूड़ी ही बनाएंगे। दादियाँ नानियाँ वो भी यही कह रही है कि हमारा नसीब ही यही है, तो वो सब इसको मानकर ही बैठे हैं। तो जब ये मानकर ही बैठे हैं तो उनको ये लगता है कि हम बहुत ही छोटे लोग हैं और हमें चूड़ी बनाने के अलावा कुछ और करने की इजाज़त ही नहीं, ये मानकर सोचकर बैठे हैं। इसलिए उनकी परवरिश के अंदर ये सिखाया ही नहीं गया है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या बोलना चाहिए, क्योंकि उनको ये तक नहीं पता कि उनके अधिकार क्या हैं। ये पता चले कि क्या अधिकार है तब तो वो उनकी मांग करें, है ना। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. तो यहाँ पर बेसिकली जब उसने, हमारी नरेटर ने जब पहली बार इस तरीके की कोई इच्छा एक चूड़ी बनाने वाले के परिवार में एक लड़के में देखी तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अभी तक सिर्फ निराशा ही निराशा देखी हर एक व्यक्ति के अंदर और यही देखा कि इन लोगों को ना अपने अधिकारों के बारे में पता है, ना जीवन के बारे में पता है। ऐसे में जब मुकेश एक लड़का एक ऐसा निकल कर आया जो अपनी इच्छा बताता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, यानी चूड़ियाँ बनाने से बिल्कुल अलग हटके कोई काम करना चाहता हूँ, जब उसने ये बोला तब ये बहुत ज़्यादा खुश हुई, जो नरेटर हैं बहुत खुश हुई। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, उसने रिपीट करी ये बात। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तो यहाँ पर ये है कि गैराज जो है उसके घर से बहुत दूर है, तो कहता है कि मैं पैदल चल के चला जाऊँगा लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। तो कहता है चल के चला जाऊँगा, क्या प्रॉब्लम है, मैं पैदल चला जाऊँगा लेकिन मोटर मैकेनिक ही बनूँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज़ सडनली साइलेंट। No, he says, staring at the ground. अब यहाँ पर नरेटर पूछती है कि क्या तुम प्लेन चलाने का भी सपना देखते हो? अब प्लेन चलाना मतलब बेसिकली प्लेन उड़ाना, कि तुम कभी ये सब मतलब पायलट बनने का सपना देखते हो क्या? ये कि क्या तुमने कभी अपने सपने में खुद को प्लेन उड़ाते हुए भी देखा है कि प्लेन उड़ाऊंगा मैं बड़े होके? तो अचानक से वो खामोश हो जाता है और कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और ज़मीन की तरफ देखने लग जाता है, यानी सर झुका के खड़ा हो जाता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। अब यहाँ पर जो हर्टलिंग डाउन का मतलब ये है कि जो कारें मोटर कार जो आते जाते देखती हैं, तो यहाँ पर ये जो धीरे से बोलता है नहीं, तो नहीं इसलिए बोलता है धीरे से क्योंकि उसको मालूम है कि एक्चुअली कार्स तो फिर भी देखता रहता है कि फ़िरोज़ाबाद से कार आती जाती हैं और उसको बहुत अट्रैक्टिव लगती होंगी गाड़ियाँ। धीरे धीरे चूँकि समय बदल रहा है तो उसको पता चला होगा कि मोटर मैकेनिक भी बना जा सकता है, ये भी एक काम होता है। तो मैं चूड़ियाँ नहीं बनाना चाहता, मोटर मैकेनिक बनूँगा। लेकिन ये इतना ही उसके अंदर सोचने की हिम्मत है कि मोटर मैकेनिक बन जाऊँ। जब पायलट बनने तक की बात आई तो उसके दिमाग उसमें सपना देखने तक की हिम्मत नहीं है कि मैं पायलट बनूं। ये सोच को दबा देने वाली सी बात है कि इस तरीके से, चूँकि माहौल ऐसे ही माहौल में उसकी परवरिश हुई है, ऐसे माहौल में वो बड़ा हुआ है, तो उसने वो माहौल में जैसे माहौल में रहा है उसमें ये इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो यहाँ तक सोच सके कि मैं पायलट बन जाऊँ, क्योंकि उसने अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी साइकोलॉजी को समझा रखा है, अपने दिमाग को कहीं ना कहीं वो कन्विंस है कि मैं पायलट थोड़ी बन सकता हूँ, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो यानी गाड़ियों को तो आते जाते देखता है लेकिन फ़िरोज़ाबाद के ऊपर से इतने प्लेन्स नहीं उड़ते। यानी इन लोगों की जो सोचने की सीमा है, जो सीमित जितने हैं वो फ़िरोज़ाबाद तक की है कि फ़िरोज़ाबाद में ही तो रहना है। तो यहाँ पर प्लेन्स नहीं उड़ते तो मैं तो प्लेन्स में मैं तो कहाँ तक ही प्लेन्स तक पहुँच पाऊँगा। गाड़ियाँ यहाँ आती जाती रहती हैं तो मोटर मैकेनिक मैं बन सकता हूँ। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। ये एक विचारधारा, एक सोचने की जो प्रक्रिया होती है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसके बारे में भी बताया है कि हमारी परिस्थितियाँ हमारे विचारों को, हमारे सोचने की क्षमता को किस हद तक इफ़ेक्ट करती हैं। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद भी आया होगा स्टूडेंट्स। और इसी के साथ ये चैप्टर, इसके दोनों पार्ट्स यहाँ एंड होते हैं। अगर आप समझें तो बहुत ज़्यादा सीखने को है इन दोनों ही स्टोरीज़ से।
आपको कैसी लगी ये दोनों ही स्टोरीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं कोई डाउट है या अपने आप से इन स्टोरीज़ को लेके कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डाउट ना हो के भी अपने आप से भी पूछना चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ रियली एन अमेजिंग चैप्टर आई मस्ट से। तो अगर पूछना चाहते हैं ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँगी। और ये बताना बिल्कुल मत भूलिए कि ये चैप्टर लगा कैसा, प्लीज़। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज़ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए ये सभी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपको पे नहीं करना है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ई नोट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनके साथ अवेलेबल हैं, तो आप इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि ये सारी डिटेल्स भी आपको ई बुक्स और ई नोट्स के लिए पता चल सके। इसके अलावा अगर आपको चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। आखिर में फिर से याद दिला दूँ स्टूडेंट्स, अपने डाउट्स लिखना या आपको चैप्टर कैसा लगा वो बताना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आखिर में अपना ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।